हेलो एवरीवन। तो आज हम क्यूमुलेटिव टेस्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो फिजिक्स वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन जो हमारा था अकॉर्डिंग टू द पेपर वो इस तरह का था। थोड़ा ज़्यादा जूम इन हो रहा है। हाँ, तो पहला क्वेश्चन था ऐसा कि सिंपल सेंटर ऑफ मास वाला क्वेश्चन था। ये यहाँ पे दिया था कि आपको एक इस तरह का एक शेप दिया है। क्वेश्चन में जो शेप है स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि ये यूनिफॉर्म प्लेनर सेक्शन है। यूनिफॉर्म होने का मतलब है कि पूरे शेप में मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसका हम डायमेंशन प्रॉपर्ली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप क्या करो, जब भी इस तरह का शेप आता है और यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूट है तो हर एक सेक्शंस को छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर लो। जैसे कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे 3 स्क्वायर शेप हमें देखने को मिल रहा है और सिंस मास यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो तीनों पॉइंट्स को आप क्या कर सकते हो, तीनों पॉइंट्स को यहाँ पे एक पॉइंट मास की तरह आप कंसिडर कर सकते हो। तो पहला वाला जो होगा यहाँ पे, ये पहला वाला पॉइंट यहाँ पे मान लो, दूसरा वाला यहाँ पे मान लो, तीसरा यहाँ पे मान लो। तो पहला वाला पॉइंट जो है इसका, इस वाले शेप का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड एज्यूम कर लो, इस वाले का यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड और इस वाले का यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड। सिंस मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो हम इसके सेंटर में उस मास को कॉन्सेंट्रेटेड एज्यूम कर सकते हैं। अब ये टोटल डिस्टेंस ए है, ये टोटल डिस्टेंस ट्वाइस है, ये ए हो जाएगा। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। फिर ये अगर टोटल ट्वाइस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा a, तो ये ऑटोमेटिकली a/2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का ये वाला जो डिस्टेंस होने वाला है, दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी 3a/2। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक, सिंस ये सिमेट्री मेंटेन है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 3a/2 हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो आप, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा दो, जो कि होता है पहला वाला एक्सीएम निकाल लेते हैं। एक्सीएम के लिए हमें लिखना होगा m1 x1, यानी कि m1 कितना है, m1 का वैल्यू, सिंस मास सेम होगा तो इसको m मान लो। डिस्टेंस कितना है, वो a/2 डिस्टेंस पे है, तो m1 x1 प्लस दूसरा वाला भी m, लेकिन उसका डिस्टेंस है 3a/2। तीसरा वाला m इंटू x डिस्टेंस कितना है उसका, x डिस्टेंस उसका a/2 होगा, क्योंकि अगर y डिस्टेंस y एक्सिस से इधर की तरफ जाओगे वो x डिस्टेंस को मीन करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस a/2 हो जाएगा इसका, और टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज 3m। तो यहाँ से इसको कैंसिल कर दोगे तीनों मासेस को, तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस मिल जाएगा। ऊपर 2 इज द एलसीएम और सबको ऐड करोगे तो 3 + 1 4 + 1 5, 5a/2, यानी और नीचे आ जाएगा 6, तो इधर आ जाएगा 5a/6। तो 5a/6 हमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, और ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, दूसरा वाला चेक कर भी सकते हो, दूसरे वाले में भी सिंस सिमेट्री मेंटेन है तो दूसरे वाले में भी इसी तरह का इक्वेशन मिलेगा और ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इसका। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक वायर के बारे में बोला गया है कि ए थिक स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ पाई मीटर इज फिक्स्ड एट इट्स मिड पॉइंट एंड देन बेंड इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, द शिफ्ट इन इट्स सेंटर ऑफ मास इज। तो इसको मैं डायग्राम के फॉर्म में दिखाने की कोशिश करता हूं। देखो, मान लो आपके पास एक रॉड है, लेट्स अज्यूम कि आपके पास एक रॉड है इस तरह का। रॉड का लेंथ कितना बोला है, रॉड का लेंथ हमें बोला है पाई मीटर, इसका लेंथ हमें पाई मीटर बोला गया है। अब इसको बेंड के, इसको अगर पकड़ के ऐसे बेंड कर दोगे, इसको बेंड करने पे इसका शेप जो है वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो इसका अगर शेप इस तरह का बन गया है तो डेफिनेटली इसका कुछ रेडियस होगा। लेकिन रेडियस क्यों होगा, उस रेडियस वाले पॉइंट पे बाद में जाएंगे। पहले देखेंगे कि ये जो इसका लेंथ है, ये लेंथ किसके बराबर होगा, इसका लेंथ जो है इस पाई के बराबर होगा, क्योंकि अगर ये लेंथ ऑफ द रॉड पाई है तो इसका सरकमफरेंस भी तो पाई ही होना चाहिए। तो अगर आप इसके रेडियस को कंसिडर करते हो, रेडियस के फॉर्म में अगर आप इसको लिखोगे तो 2πr का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई मीटर के बराबर हो जाएगा। तो यहां से पाई पाई कैंसिल, तो आपको रेडियस का वैल्यू मिल जाएगा 1/2 मीटर। ओके, तो रेडियस मिल गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको खुद सोच के देखो कि मान लो ये जो है ना, ये इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शन अगर देखोगे तो ये एक वायर की तरह शो कर रहा है आपको। तो अगर आप इसको बेंड कर देते हो तो क्लियरली आपको पता होगा कि सेंटर ऑफ मास ये वाला पॉइंट मान लो ये है, ठीक है। तो अगर आपने इसको पकड़ के ऐसे मोड़ दिया होगा तो ये वाला एंड और ये वाला एंड आके जब नीचे कनेक्ट हो जाएगा, मान लो यहाँ पे ये वाला एंड कनेक्ट हो गया, तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। कि अगर यहाँ पे एक वायर है, इसको पकड़ कर मैं बेंड करूंगा तो पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, तो बेंड होने की वजह से सिंस इन दोनों एंड का मास जो है वो नीचे की तरफ आया होगा तो सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। एंड वी नो वन थिंग कि जो यहाँ पे सर्कल होता है, यहाँ पे रिंग बोला है ना, हाँ रिंग मतलब सर्कल का शेप बनेगा वो। तो जो सर्कल है इसका सेंटर ऑफ मास हमेशा इधर होता है। तो पहले अगर सेंटर ऑफ मास इसके सरकमफरेंस पे था, अभी यहां से यहां तक सेंटर की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो ये डिस्टेंस क्या है, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट द रेडियस ओनली। और रेडियस हमें कितना मिला है, 1/2 मीटर। तो हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हुआ, सेंटर ऑफ मास 1/2 मीटर, और यू कैन से 0.5 मीटर इसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि सरकमफरेंस से रेडियस तक उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे शिफ्ट होने वाला है। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर 2 0.5 मीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है वेरिएबल मास डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट. A center of mass of a non-uniform rod of length L whose mass per unit length is this much, where K is a constant, X is the distance from one end. अच्छा, when X is the distance from one end is okay. तो इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन हमें पता करना है. चलो देखते हैं. तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में लैम्डा का वैल्यू दिया है जो कि है kx²/L. आपको पता करना है सेंटर ऑफ मास का वैल्यू कितना होगा. तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आपको पता होगा, xcm इक्वल टू लिखते हैं हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ x dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm. अब यहां से dm कैसे मिलेगा आपको पता होगा, लैम्डा इक्वल टू हम लोग लिखते हैं dm बाय dx. तो dm बन जाएगा लैम्डा dx. अब यहां पे इस लैम्डा की जगह पे इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना, तो यहां से आपको मिल जाएगा x इंटू लैम्डा की जगह पे आ जाएगा kx²/L इंटू dx, और नीचे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ kx²/L इंटू dx. लिमिट कहां से कहां तक लगेगा. क्वेश्चन में बोला है कि रॉड का जो लेंथ है वो L है और हमें x डिस्टेंस को वन एंड से मेजर करना है. तो वन एंड में लेंथ 0 होगा और अदर एंड में लेंथ L हो जाएगा. तो 0 से L हमें यहाँ पे लिमिट को लेना होगा. फिर इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो यहाँ से k और L कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा. यहाँ x³ बनेगा तो ये x⁴/4 बन जाएगा. लिमिट लगेगा 0 से L तक. यहाँ पे भी k/L बाहर की तरफ आ जाएगा और लिमिट लगेगा इधर x इंटीग्रेशन करेंगे तो x³ 3 इधर आएगा 0 से L. तो k/L कैंसिल, 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा. इधर लिमिट पुट करोगे तो ये L⁴ और इधर L³. तो ये कट गया तो यू विल गेट 3L/4. तो 3L/4 शुड बी द राइट आंसर. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा. सॉरी, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा. 3L/4 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में लोड लेने वाला कुछ सीन था नहीं. इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट होता है कि बिना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए सेंटर ऑफ मास में शिफ्टिंग कैसा होता है. तो इसका एक जनरल सा फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग लिखते हैं ΔRCM इज इक्वल टू m1 इंटू ΔR1 प्लस m2 इंटू ΔR2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. अब जब इनमें मूवमेंट होता है, ये बलून और ये मंकी है, दोनों मंकी जब ऊपर की तरफ मूव करेगा तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आके मंकी को पुश नहीं कर रहा है, ये सिस्टम के अंदर ही मोशन हो रहा है. तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो 0 हो जाता है और यहाँ से m1 ΔR1 जो होगा प्लस m2 ΔR2 जो होता है ये 0 होता है. और यहाँ पे जब इनके डिस्प्लेसमेंट्स के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ से आपको डायरेक्टली इक्वेशन देखने को मिलता है जो इसका डिस्टेंस, मतलब मान लो कि बलून लेट्स से x डिस्टेंस नीचे आया, क्योंकि लॉजिकली अगर आप देखोगे कि मंकी जब ऊपर की तरफ चल रहा होगा तो बिकॉज ऑफ इट्स वेट जो ये नीचे की तरफ लगा रहा है, ये बलून को थोड़ा सा नीचे खींच के लेके आ जाएगा. तो बलून कितना नीचे आएगा वही यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बाय व्हाट डिस्टेंस डज द बलून डिसेंड. तो कितना डिसेंड होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है x इक्वल मास ऑफ द मंकी, जो मूव कर रहा है उसका मास स्मॉल m है, मास ऑफ द मंकी इनटू ये मंकी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, L डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय इस पूरे सिस्टम का मास कितना है m+m. ये इसका एक डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला होता है. ये सेम फॉर्मूला इसके केस में भी होता है कि एक पर्सन अगर प्लैंक के ऊपर वॉक कर रहा है तो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बाय द टाइम द पर्सन वॉक्स बाय अ डिस्टेंस ऑफ L मीटर. तो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा. तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है. ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान रखना. देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अ नॉन जीरो एक्सटर्नल फोर्स एक्स ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स जो है इट इज नॉट जीरो, यानी कि इसका एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड है, ये जीरो नहीं है. द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास आर फाउंड टू बी v0 एंड ac, यानी कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास vcm हमें दिया हुआ है v0 और acm दिया हुआ है हमें ac. ठीक है, अब हमें पूछा है किसी भी इंस्टेंट पे, ये किसी भी इंस्टेंट t पे vcm का वैल्यू इतना है और acm का वैल्यू इतना है. तो हमें पूछा है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे पॉसिबल है, 3 4 1 2 1 3 या फिर 2 3 और 4, कौन सा यहाँ पे पॉसिबल है. तो लॉजिकली अगर हम देखेंगे तो देखो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे नॉन जीरो है. एक्सटर्नल फोर्स अगर नॉन जीरो होगा देन वी नो कि एक्सटर्नल फोर्स का मतलब होता है ये जो एक्सटर्नल फोर्स होता है Fext, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है. अगर ये नॉन जीरो है तो डेफिनेटली m इंटू acm नॉन जीरो हो जाएगा, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी कि ये जीरो तो हो नहीं सकता, ये नॉन जीरो, इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा. दैट मीन्स acm का वैल्यू इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू जीरो, इसका कुछ मैग्नीट्यूड होने वाला है. तो जहां पे ac जीरो दिख रहा है वो तो ऑप्शन में आएगा नहीं, यानी कि 1 और 2 जहां पे उसको काट दो, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ही ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा.
अब देखो सवाल ये बन सकता है कि 3 क्यों पॉसिबल होगा, 3 यानी कि वी नॉट इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, वी नॉट नॉट इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। कैसे? देखो जब एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई किया है तो अगर बॉडी रेस्ट पे था, बॉडी अगर रेस्ट पे होगा तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो सकता है। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो होता है तो बाद में वो वेलोसिटी इंक्रीज हो सकता है धीरे धीरे। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी इन मोशन हो सकता है बॉडी। अगर बॉडी ऑलरेडी मोशन में है, इफ द बॉडी इज ऑलरेडी इन मोशन, तो इन दैट केस जो हमारा ये v नॉट है या फिर जो vcm है, vcm इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू जीरो। इसका ऑलरेडी एक वैल्यू रहेगा और फिर जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा तो उसके मैग्नीट्यूड के साथ वैल्यू और इंक्रीज होता जाएगा। यानी कि ऑलरेडी मान लो 10 मीटर पर सेकंड है तो उसके ऊपर अगर आप और एक्सटर्नल फोर्स लगाने जाओगे तो वो 10 से 15, 20, 30, 40 ऐसे इंक्रीज होता जाएगा। और अगर इनिशियली वो रेस्ट पे है तो रेस्ट से फिर काउंट होना स्टार्ट होगा, मतलब रेस्ट से वो वैल्यू इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे रेस्ट भी पॉसिबल है और यहाँ पे ऑलरेडी इन मोशन वाला पार्ट भी पॉसिबल है, यानी कि 3 और 4 दोनों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स 5 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है 2 masses m1 m2, m1 greater than m2 are connected by the ends of a light inextensible string which passes over the surface of a smooth fixed pulley. If the system is released from rest, the acceleration of the center of mass of the system will be. चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे आपको पुली सिस्टम दिया होगा, इधर m1 है, इधर m2 है। अब ये अगर प्रॉपर्टी आप लोगों ने एक दो बार इस क्वेश्चन को किया होगा तो ये जो इसका आंसर है वो याद रह ही जाता है। इनकेस अगर याद नहीं है डोंट वरी अबाउट इट, और याद नहीं भी रखो बेटर है क्योंकि सॉल्व करके देखना इट्स कन्वीनियंट फॉर अस एक्चुअली। डेट वे क्या होगा, कुछ छोटा मोटा सा अगर इधर उधर का ट्विस्टेड लाइंस रहेगा तो हम उसको डायरेक्टली टारगेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है कि जो m1 है ना वो m2 से ग्रेटर है, m1 इज ग्रेटर देन m2। बिकॉज ऑफ दैट ये नीचे की तरफ मूव करेगा विद सम ए अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन, इसको a1 बोल दो, और ये ऊपर मूव करेगा a2 अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन के साथ। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए मैंने a1 और a2 अलग अलग नाम दिया इसको। तो मैग्नीट्यूड कितना होता है एक्सेलरेशन का, तो इसका मैग्नीट्यूड आपको देखने को मिलेगा ड्राइविंग फोर्स दैट इज m1g माइनस ऑपोजिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ये हो गया इसका एक्सेलरेशन। तो यहां से एक काम करते, g को कॉमन लेके बाहर रख देते और ये आपको यहां से मिल जाएगा एक्सेलरेशन का इक्वेशन। अब ये एक्सेलरेशन दोनों के लिए है, a1 के लिए डाउनवर्ड है, a2 के लिए अपवर्ड है। तो a1 वाला अगर नेगेटिव बोल देते हो, a2 वाला अगर पॉजिटिव बोलते हो, ऑल्दो पॉजिटिव नेगेटिव का यहाँ पे कोई लोड नहीं है, लेकिन फॉर्मूले में हम इसको जो सेंटर ऑफ मास वाला एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वाला फॉर्मूला है वहां पे हम इसको इन टर्म्स ऑफ साइन कन्वेंशन प्लेस करते हैं बिकॉज डायरेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ACM दैट इज इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब a1 a2 का मैग्नीट्यूड सेम है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो माइनस m1a प्लस m2a डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब यहाँ से वही a कॉमन ले लो तो आपको मिलेगा, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस को कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और यहाँ पे a कॉमन होगा और a का मतलब है ये पूरा पार्ट, तो इसको यहाँ पे लिख दो m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू g। बस हो गया काम। तो माइनस बाहर रह जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू g, और इधर आ जाएगा ACM। अब सवाल बनेगा ये माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन का कोई मैग्नीट्यूड का सीन नहीं है, माइनस साइन खाली यहाँ पे डायरेक्शन को बता रहा है क्योंकि हमने साइन कन्वेंशन अपने हिसाब से लिया। अगर मैं इसको पॉजिटिव ले लेता, इसको अगर नेगेटिव ले लेता तो आंसर में हमें यहाँ पे पॉजिटिव साइन देखने को मिलता है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि सिंस ओवरऑल जो मोशन है इसका नेगेटिव लेने का मतलब ये कि अगर मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिया, इसको अगर मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ और आंसर में अगर नेगेटिव आया तो इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होने वाला है कहीं पे भी हो वो कहाँ फॉलो करेगा, जहां पे नेगेटिव साइन का डायरेक्शन है यानी कि डाउनवर्ड, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बेसिकली डाउनवर्ड हो जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड के साथ ऐसा कोई लिंक नहीं है कि माइनस है तो मैग्नीट्यूड कम होगा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी फिट हो रहा है, m1 m2 का होल स्क्वायर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर अस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे आपको बोला है कि बॉल ऑफ मास 5 kg मूविंग एट 20 मीटर पर सेकंड कोलाइड्स विद अ बॉल बी ऑफ अननोन मास मूविंग एट 10 मीटर पर सेकंड इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर द कोलिजन बॉल ए 10 मीटर पर सेकंड से मूव करता है और बी जो है 15 मीटर पर सेकंड से मूव करता है। बोथ स्टिल इन द सेम डायरेक्शन, व्हाट इज द मास ऑफ बॉल बी। चलो सिंपल सा क्वेश्चन है। आई थिंक यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे तो काम हो जाना चाहिए। चलो देखते हैं। ओके, जो 5 kg वाला है वो मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। उसके बाद में
बी का मास अननोन है तो उसको m मान लेते हैं, वो मूव कर रहा है कितना स्पीड के साथ, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ मूव कर रहा है। कोलिजन होता है, कोलिजन के बाद क्या होता है कि जो a है जिसका मास है 5 kg वो मूव करता है 10 मीटर पर सेकंड, और जो अननोन मास है वो 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करता है। हमें पता करना है कि, और डायरेक्शन सेम है यानी कि सब राइट की तरफ ही मूव करेगा, फिर लेफ्ट मानोगे तो सब लेफ्ट की तरफ ही मूव करेगा। तो यहाँ पे मास ऑफ बॉल भी हमें पता करना है, तो हम लिखेंगे 5 × 20 इनिशियल मोमेंटम, फिर ये प्लस ये मास इंटू 10 दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम 5 × 10 प्लस m × 15। ठीक है, तो ये बनेगा 100 प्लस 10m, ये बनेगा 50 प्लस 15m। तो इधर आएगा तो ये 50 बन जाएगा, इधर आएगा तो ये बन जाएगा 15 प्लस 10 5 टाइम्स ऑफ m। तो इसको काट दोगे तो m मिल गया 10 kg। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको आराम से कर लेते। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड्स विद इनिशियल स्पीड 6 मीटर पर सेकंड फ्रॉम अ पॉइंट एट हाइट 3.2 मीटर अबव अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। ये फ्लोर होगा, ये एफ प्रिंटिंग, अच्छा एफ पीछे की तरफ आ गया, फ्लोर होगा। इफ द बॉल रिबाउंड्स बैक टू द सेम हाइट देन कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन कितना होने वाला है, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है ये, प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्टली टारगेट किया जा सकता है, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो डायग्राम देख लेते हैं क्या सीन है इसका। तो यहाँ पे पार्टिकल को ऊपर से नीचे फेंका गया है। अब देखना मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको फ्री फॉल का क्वेश्चन दिया रहता है, लेकिन ये फ्री फॉल नहीं है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी है उसके पास, कितना है 6 मीटर पर सेकेंड। कितना हाइट से फेंका गया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये जो हाइट है दैट हाइट इज इक्वल टू 3.2 मीटर। जमीन पे आके गिरेगा, ठीक है। इफ द बॉल रिबाउंड्स बैक टू द सेम हाइट, बॉल जो है जमीन पे आके सेम हाइट तक चला गया। चलो सेम हाइट तक देखेंगे। पहले तो ये देखेंगे कि जब ये जमीन पे आके स्ट्राइक करेगा ऐसे, इस वाले पॉइंट पे उसके पास वेलोसिटी कितना होगा, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, हमारे पास डिस्टेंस है, और हमारे पास एक्सेलरेशन भी है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, v² माइनस u² इक्वल 2gh लगा देंगे। नीचे मूव होगा तो g पॉजिटिव, नो इशूज। तो v² हमें मिलेगा u², दैट मीन्स 36 प्लस 2 × 10 × हाइट कितना है हमारे पास, हाइट है हमारे पास 3.2। तो 3.2 32 बनेगा, 32 64, 36 प्लस 64 होता है 100, यानी कि v हमें मिल जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये जमीन पे आके जब स्ट्राइक करेगा इसके पास वेलोसिटी होगा 10 मीटर पर सेकेंड। फिर ये रिबाउंड भी होगा, यानी कि इसके बाद वो ऊपर की तरफ भी जाएगा, ऊपर की तरफ जाके सेम हाइट तक जा रहा है। यानी कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक सेम हाइट यानी कि 3.2 मीटर तक ही जा रहा है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी यानी कि जब ये यहाँ से रिबाउंड होकर वापस ऊपर की तरफ उठेगा तो रिबाउंड वेलोसिटी कितना है हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका वैल्यू कितना आएगा हम डायरेक्टली इसको बोल सकते हैं, इसको v1 बोल देता हूँ, तो v2 हो जाएगा, इसको v1 बोल देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो v2 कितना होगा, v2 हमें मिलेगा √2gh, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी होगा उसके पास, फिर यहाँ तक जाके वो रुक जाएगा, तो 2gh डायरेक्टली आ जाएगा। 2gh यानी कि 2 × 10 × h है हमारे पास 3.2, यानी कि इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 64 यानी कि 8 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 8। तो इनिशियल वेलोसिटी 10 है, फाइनल वेलोसिटी 8 है। तो कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हल्का सा वेलोसिटी ड्रॉप हो रहा है, यानी कि ये तो एक्जैक्टली 100% इलास्टिक नहीं है, थोड़ा सा इसमें एनर्जी लॉस होगा। कितना लॉस होगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन कहता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यानी कि v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दैट इज u1 माइनस u2। v2 माइनस v1 यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना है और कहाँ पे वो कोलिजन हुआ है, वो कोलिजन ग्राउंड पे हुआ है। अब ग्राउंड का वेलोसिटी चाहे आप u1 ले लो u2 ले लो, ग्राउंड का वेलोसिटी हमेशा 0 रहने वाला है, यानी कि यहाँ पे v1 का वैल्यू 0 हो जाएगा और इधर u2 का वैल्यू आप 0 मान सकते हो। ऑल्दो माइनस प्लस का सीन आएगा, माइनस प्लस का कोई लोड नहीं है, दोनों v को आप 0 मान लो, तो v2 का वैल्यू आपको मिल जाएगा 8 और u1 का वैल्यू आपको मिल जाएगा 10, तो दैट विल गिव यू 0.8। तो कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन को आप डायरेक्टली ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज 8 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.8 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते। यहाँ पे बोला है कि 2 बिलियर्ड बॉल्स अंडरगो अ हेड ऑन कोलिजन, बॉल ए इज ट्वाइस एज हेवी एज बॉल 2, इनिशियली बॉल 1 मूव्स विद स्पीड v टुवर्ड्स द बॉल 2 which is at rest. Initially, immediately after the collision, ball 1 travels at a speed of v/3 in the same direction. What type of collision has occurred? चलो देखते हैं इसको। कोलिजन का टाइप पता करने के लिए हमें क्या करना होता है, टू फाइंड द टाइप ऑफ कोलिजन, बस कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन निकालने की कोशिश करो, काम हो जाएगा। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया है बॉल 1 का जो मास है उसको ट्वाइस मान लेते हैं, क्योंकि वो डबल है, ट्वाइस एज हैवी बोला है। बॉल 1 मूव्स विद स्पीड v, दूसरा वाला बॉल का मोशन है या फिर वो रेस्ट पे है। बॉल 2 इज एट रेस्ट बोला है, ठीक है। फिर इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन बॉल 1 ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ v/3, तो ट्वाइस m वाला जो मास है वो v/3 स्पीड से मूव करेगा।
इन द सेम डायरेक्शन व्हाट टाइप ऑफ कोलिजन। तो दूसरे वाले का हमें वेलोसिटी नहीं पता है, तो हम सबसे पहले तो दूसरे वाले का वेलोसिटी पता कर लेते हैं कितना होना चाहिए। तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, दूसरा वाला तो रेस्ट पे है, तो इनिशियल मोमेंटम 2m इंटू वी आएगा इक्वल टू फाइनल मोमेंटम 2m इंटू वी बाई 3 प्लस इधर का स्पीड, इधर का मोमेंटम होगा m इंटू वी डैश। ये वी डैश हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, m कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ से वी डैश का वैल्यू मिलेगा 2v माइनस 2v बाई 3, तो 6 माइनस 2 4v बाई 3, ये हमारा वैल्यू होना चाहिए। अब आई थिंक हमें कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन यहाँ से पता चल जाएगा, E होता है v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2। तो कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन के वैल्यू के साथ हम फिगर आउट ये कर सकते हैं कि किस टाइप का वो कोलिजन होता है। अगर आपको लिस्ट पता होगा कि E का वैल्यू जब 1 होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है, E का वैल्यू अगर लेस देन 1 होगा तो वो इनइलास्टिक वाले कैटेगरी में आएगा, और E का वैल्यू 0 होता है तो वो परफेक्टली इनइलास्टिक होता है। इस तरह का कुछ एक लिस्ट होता है। तो इसको आप v2 मान लो, इसको v1 मान लो, तो v2 माइनस v1 यानी कि 4v बाई 3 माइनस v बाई 3, 4v बाई 3 माइनस v बाई 3, और u1 पहले बार खाली यही है v, तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि 4v माइनस v यानी कि 3v बाई 3 बाई v, तो ये कटेगा ये भी कटेगा, तो हमें आंसर मिल जाएगा 1। और E का वैल्यू 1 होने का मतलब है वो कौन सा टाइप का कोलिजन होगा, वो इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है कि टू मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 5 मीटर हैंग, टू मासलेस, अच्छा दोनों स्ट्रिंग का मास नहीं है, लेंथ 5 मीटर हैंग्स फ्रॉम द सीलिंग वेरी नियर टू ईच अदर एज शोन इन द फिगर। ठीक है, बॉल ए एंड बॉल बी ऑफ मास इतना है, ए का और बी का मास दिया है, और अटैच टू द स्ट्रिंग द बॉल ए इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। इसको रेस्ट से रिलीज किया तो आके यहाँ पे टकराएगा, जब ये यहाँ पे टकराएगा तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा। तो क्या होने वाला है देखते हैं। बॉल ए इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट अ हाइट ऑफ 0.45 मीटर एज शोन इन द फिगर। ठीक है, द कोलिजन बिटवीन द टू बॉल्स इज कंप्लीटली इलास्टिक। दोनों के बीच का कोलिजन कंप्लीटली इलास्टिक होगा, यानी कि क्या होना चाहिए, अगर दोनों का मास सेम है, मास सेम नहीं है, मास अगर सेम होता तो ए आके रुक जाता, बी मूव करता, लेकिन दोनों का मास अलग है, सो हमें इसको प्रॉपर्ली चेक करके देखना पड़ेगा। तो कोलिजन बिटवीन टू बॉल्स इज कंप्लीटली इलास्टिक। इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल बी इज 1 जूल। चलो बी बॉल का हमें काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ बॉल है जस्ट आफ्टर द कोलिजन, राइट लेफ्ट भी हो रहा है, यानी कि यहाँ पे प्रॉपर डायरेक्शन के साथ हमें इसको देखना होगा। चलो अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे कर सकते हैं इसको। पहले इसका रफ सा डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे बी है, बॉल ए इधर है, ठीक है, इसका हाइट हमें दिया है 0.45, ठीक है। तो जब बॉल ए आके यहाँ पे टकराएगा इस पॉइंट पे, उसका वेलोसिटी कितना होगा वो पता कर लेते हैं। तो v1 पता कर लेते हैं, v होगा हमारे यहाँ पे √2gh, यानी कि 2 इंटू 10 इंटू 0.45, 0.45 ही है ना, हाँ 0.45 है, तो यहाँ से आ जाएगा 4.5 इंटू 2 9, यानी कि √9 का वैल्यू आपको मिलेगा 3 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये आके जब इसको स्ट्राइक करेगा तो इसको भी ना बोलकर इसको यू बोल देते हैं, बिकॉज ये बिफोर कोलिजन वाला स्पीड होगा। कोलिजन से जस्ट पहले जब ये आके इसको टकराएगा ना, इसको टकराएगा, इसको टकराने से जस्ट पहले वेलोसिटी कितना है, हम बोलेंगे 3 मीटर पर सेकेंड है। और दूसरा वाला तो रेस्ट पे है, यानी कि इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन आफ्टर द कोलिजन क्या हो रहा है, आफ्टर द कोलिजन जो इसका काइनेटिक एनर्जी है बी वाले का काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी हमें यहाँ पे दिया हुआ है आफ्टर द कोलिजन, जिसको हम बोलेंगे हाफ m v2 स्क्वायर बोल देते हैं, क्योंकि इसका आफ्टर द कोलिजन इसका स्पीड v1 होगा, इसका v2 होगा, तो इसका वैल्यू हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिया हुआ है कितना 1 जूल। ठीक है, अच्छा इसका मास भी हमें दिया है ना कितना, इसका ए का है 0.25 यानी कि 1.4 बोल दो, और इसका 0.5 यानी कि हाफ के जी बोल दो। तो इसको जब सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ से हमें v2 मिल जाएगा, कितना आएगा, हाफ इंटू मास भी है हाफ इंटू v2 स्क्वायर इक्वल टू 1 जूल। तो v2 का वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि आफ्टर द कोलिजन ये 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करेगा, ये बिफोर द कोलिजन इतना स्पीड से मूव कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे किस टाइप का कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, तो अगर हम यहाँ पे एक काम ये करते हैं, वेलोसिटी ऑफ बॉल ए जस्ट आफ्टर द कोलिजन कितना होना चाहिए, और यहाँ पे क्वेश्चन में भी बोला है कि इलास्टिक बोला है, इलास्टिक होगा तो हम बोलेंगे E इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2। हमारे पास v2 है लेकिन हमारे पास v1 नहीं है, अब E का वैल्यू 1 हो जाएगा इलास्टिक होने की वजह से, तो v2 का वैल्यू हमें मिल चुका था कितना है 2, तो 2 माइनस v1 इक्वल टू u1 माइनस u2, u1 कितना मिला है 3, माइनस u2 0 होना चाहिए, तो ये हो गया इधर 1, तो हमें मिलेगा 2 माइनस v1 इक्वल टू 3, तो हमें मिलेगा v1 इक्वल टू 2 माइनस 3, तो v1 का वैल्यू हमें मिलेगा -1 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब क्या हुआ, माइनस का मतलब ये हुआ कि ये आके इधर स्ट्राइक करेगा, फिर बॉल भी आगे जाएगा, लेकिन बॉल है आफ्टर द कोलिजन पीछे की तरफ मूव करेगा, यानी कि -1 मीटर पर सेकेंड दैट मींस टुवर्ड्स द लेफ्ट, क्योंकि राइट वालों को हम लोगों ने पॉजिटिव लिया है, तो लेफ्ट वाला यहाँ पे ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन, 1 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द लेफ्ट।
नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाँ चलो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे बोला है कि अ बॉल impinges directly on a similar ball at rest. The first ball is brought to rest by the impact. Half of the kinetic energy is lost by the impact. The value of coefficient of restitution कितना होने वाला है? चलो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। सिमिलर बॉल है यानी कि दोनों को m मान लेते हैं। ये मूव कर रहा है कितना स्पीड के साथ नहीं पता, चलो u मान लेते हैं। दूसरा वाला रेस्ट पे है। आफ्टर द कोलिजन क्या हो रहा है? पहला वाला रेस्ट पे आ रहा है और दूसरा वाला मूव कर रहा है। मान लेते हैं दूसरा वाले का स्पीड v है ना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रहा है। अगर इलास्टिक कोलिजन होता तो डायरेक्टली हम इसको कंसीडर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एनर्जी लॉस हो रहा है तो ये इन इलास्टिक कोलिजन वाले कैटेगरी में आ जाएगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है इसको एक बार देख लो। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे बोला है ना कि काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी का डबल होगा, या फिर आप फाइनल को इनिशियल का हाफ भी कह सकते हो, एक ही बात है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होगा, इस केस में तो रेस्ट पे है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा हमारे पास हाफ mu स्क्वायर। और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपको देखने को मिलेगा वो होने वाला है कितना? ये तो रेस्ट पे आएगा तो इसके पास जितना होगा वही फाइनल होगा, दैट इज हाफ mv स्क्वायर। ना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनिशियल इज ट्वाइस दैट ऑफ फाइनल, तो इनिशियल हमारे पास है हाफ mu स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 इंटू हाफ mv स्क्वायर। सही तो है, कुछ तो गड़बड़ नहीं है, ठीक है। mm कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, तो आपको मिलेगा u स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर। हमें निकालना है क्या? हमें v निकालना है। v को हमें u के फॉर्म में कैलकुलेट करना है, तो v स्क्वायर मिल जाएगा आपको u स्क्वायर बाई 2 और यू विल गेट u बाई रूट 2, यानी कि v का वैल्यू आपको मिलेगा u बाई रूट 2। तो बस ये फाइनल वेलोसिटी हमें मिल गया है जो कि होगा u बाई रूट 2। तो बस कोफिशिएंट हमें निकालना क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन निकालना है ना। हाँ, तो e होगा v2 माइनस v1 यानी कि u बाई रूट 2, v1 तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे u, तो u कैंसिल, योर फाइनल आंसर इज 1 बाई रूट 2, दैट इज योर आंसर। बस, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या दिया है, यहाँ पे आपको 3 ब्लॉक दिया है। यहाँ पे बोला है कि 3 ब्लॉक्स आर इनिशियली प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर, ठीक है। ब्लॉक ए हैज मास m एंड इनिशियल वेलोसिटी v टू द राइट, राइट की तरफ मूव करेगा। ब्लॉक बी विद सेम मास एंड ब्लॉक सी विद मास 4m, इसका 4 टाइम्स ऑफ m मास है। बोथ इनिशियल एट रेस्ट, नेग्लेक्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं है। ऑल द कोलिजन्स आर इलास्टिक, यानी कि ए और बी का कोलिजन भी इलास्टिक, बी सी का कोलिजन भी इलास्टिक, यानी कि सबके बीच में इलास्टिक कोलिजन ही होने वाला है। फाइनल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए, ब्लॉक ए का फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? अब लेफ्ट राइट भी बोला है तो यहाँ पे देखना है कि ए के साथ कितना बार कोलिजन होगा, वो हमें यहाँ पे टारगेट करना है। क्या एक बार होगा, 2 बार होगा? चलो देखते हैं। पहले ही बोला है कि ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का मास सेम है और ब्लॉक दोनों के बीच में इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। तो फॉर दैट रीजन वी कैन से डायरेक्टली, तो 1-2 स्टेप आप डायरेक्टली स्किप करके इसको सॉल्व कर सकते हो कि ए अगर यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी अगर यहाँ पे है, ए का मास है m, बी का भी m है, सी का 4m है, ठीक है। ए अगर v स्पीड से मूव कर रहा है और ए और बी के बीच में इलास्टिक कोलिजन है, तो आफ्टर द कोलिजन क्या होगा? ए रुक जाएगा और बी जो है वो v स्पीड के साथ मूव करेगा। तो अगर यहाँ पे ए रुक जाएगा और बी अगर v स्पीड के साथ मूव करेगा तो बी जाकर सी को स्ट्राइक करेगा, और जब बी जाकर सी को स्ट्राइक करेगा तो इस केस में क्या होने वाला है? चलो देखते हैं यहाँ पे। तो बी जाके जब सी को स्ट्राइक करेगा, बी के पास वेलोसिटी है, सी के पास नहीं है, तो आफ्टर द कोलिजन क्या होगा? आफ्टर द कोलिजन क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कुछ बोला नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट हम ये कह सकते हैं कि बी और सी का जो कोलिजन होने वाला है, तो यहाँ पे आएगा m इंटू वी, दैट विल बी इक्वल टू 4m इंटू वी डैश। तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी हमें मिल जाएगा वी डैश जो होगा वो v/4 होने वाला है, यानी कि इसका वेलोसिटी v/4 होगा। तो यहाँ पे, और नहीं सॉरी डायरेक्टली हम इसको नहीं कह सकते क्योंकि ये मूव करेगा ना यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे जो आने वाला है ये आपको लिख सकते हो m इंटू वी, दैट इज इक्वल टू आफ्टर द कोलिजन m इंटू v1 प्लस 4m इंटू v2। हाँ, ये आ जाएगा क्योंकि b रेस्ट पे आएगा कि नहीं हमें पता नहीं है, मास अभी चेंज हो चुका है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली एक रिलेशन बना सकते हो v1 प्लस 4v2 दैट इज इक्वल टू v, ठीक है। और सिंस इलास्टिक कोलिजन है तो आप क्या लिख सकते हो? e इक्वल टू v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2। v2 माइनस v1 यानी कि इसका स्पीड हमें नहीं पता, जो कि हम लोगों ने v2 माना है, और u1 माइनस u2 यानी कि इसका स्पीड v दिया है, तो e का वैल्यू 1 हो जाएगा इलास्टिक होने की वजह से। तो v2 माइनस v1 को आप लिख सकते हो इक्वल टू v। तो एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, दोनों का अगर आप ऐड कर दोगे तो v2 का वैल्यू आपको मिलेगा 4 + 1 5v2 इक्वल टू 2v। तो v2 आपको मिल जाएगा कितना? 2v/5, हाँ 2v/5 हो जाएगा। तो v2 अगर मिल गया तो v1 निकल जाएगा, तो v1 हमें मिलेगा यहाँ से, v2 को उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना, 2v/5 माइनस v इक्वल टू v1। तो अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो आपको मिलेगा 3v/5, लेकिन यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा इक्वल टू v1,
यानी कि V1 का वैल्यू आपको मिलेगा -3b/5। तो इसका मतलब ये हुआ है कि अगर V1 यानी कि V1 क्या था, आफ्टर द कोलिजन B का वेलोसिटी कितना होगा, तो B जाके C को कोलाइड करेगा इतना स्पीड से, C रेस्ट पे है। आफ्टर द कोलिजन B वाला ब्लॉक जो है वो V1 स्पीड के साथ मूव करेगा, C वाला ब्लॉक V2 के साथ मूव करेगा। C वाले ब्लॉक का स्पीड है इतना, B वाले ब्लॉक का स्पीड है इतना, लेकिन इसके साथ एक -n आ गया। -n आने का मतलब है कि ये आफ्टर द कोलिजन पीछे की तरफ मूव करेगा, और सिंस ये पीछे की तरफ मूव करेगा तो वापस A और B के बीच में कोलिजन होगा। तो A B को कोलाइड करने के बाद रुक गया था पहले, फिर B जाके C को कोलाइड करके वापस रिटर्न आएगा, वापस रिटर्न आके वो A को कोलाइड करेगा। तो जब वो आके A को कोलाइड करेगा, सिंस दोनों का मास सेम है और दोनों के बीच में इलास्टिक कोलिजन फिर से होने वाला है, तो B के पास जो वेलोसिटी है वो A को मिल जाएगा, यानी कि A रेस्ट से मोशन में आ जाएगा और वो इतना वेलोसिटी ले लेगा और B वापस रेस्ट पे आ जाएगा। तो A का जो वेलोसिटी हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ A जो होने वाला है आपको मिलेगा -3b/5। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये डेसिमल में है, तो 3/5 का मतलब होता है 0.6, और माइनस मतलब प्लस होता है तो हम जनरली यहाँ पे राइट की तरफ साइन कन्वेंशन लेते हैं, और माइनस मतलब लेफ्ट की तरफ, यानी कि 0.6 टू द लेफ्ट हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपका टाइम कंज्यूम कर सकता है ये क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा है, कर लिया होगा तो इट्स वेरी नाइस। ये मल्टीपल कोलिजन्स के ऊपर ये बेस्ड है क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया हुआ है कि इन एन अरेंजमेंट शोन पेंडुलम ऑन द लेफ्ट इज पुल्ड असाइड, इसको हम लोगों ने लेफ्ट की तरफ पुल्ड किया है, इज देन रिलीज एंड अलाउड टू कोलाइड विद अनदर पेंडुलम व्हिच इज एट रेस्ट, ठीक है। अनदर पेंडुलम, अब हमें पता नहीं है कि दोनों का मास कैसा है, दोनों सेम मास का है कि अलग मास का, नहीं पता है। अब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब होगा कि कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा मेरे हिसाब से, यानी कि, और इन अदर वर्ड्स जब भी परफेक्टली इनइलास्टिक होगा तो क्या होगा, दोनों एक साथ चिपक के एक साथ मूव करने लगते हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब वही होता है। तो इनडायरेक्टली ये कहा है कि कोलिजन जब होगा दोनों एक साथ चिपक जाएगा और एक साथ दोनों कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करने वाला है। एंड द सिस्टम राइजेस टू ए हाइट 1/4h, यहाँ पे कोलाइड करने के बाद ये पर्टिकुलर हाइट तक इधर उठ जाएगा। रेशियो ऑफ मासेस ऑफ द पेंडुलम इज कितना होने वाला है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है कुछ इस तरह का डायग्राम बनाना चाहिए इसका। ये पेंडुलम रेस्ट पे था, यहाँ से एक पेंडुलम हमने छोड़ा है, चलो इसको नंबर 1 बोलते, इसको नंबर 2 बोल देते। इसका जो हाइट है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन h है, ये आके इसको स्ट्राइक करेगा, फिर क्या होगा, दोनों जो है एक साथ एक पर्टिकुलर हाइट तक यहाँ पे जाएगा। इस हाइट का वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिया है हमें कितना, h/4, ठीक है। ये आके इसको स्ट्राइक करेगा, फिर ये दोनों चिपक कर यहाँ तक जाएगा। ये इसका ओवरऑल कहानी है। क्यों चिपकेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है ये। अब देखो, जब ये यहाँ से आके इसको स्ट्राइक करेगा, इस वाले इंस्टेंट पे जब आके स्ट्राइक करने लगेगा, इसका वेलोसिटी कितना होगा तो वो हम निकाल सकते हैं। थोड़ी देर पहले ऐसा एक क्वेश्चन किया था ना हम लोगों ने, तो हम उसको लिख सकते हैं √2gh, ठीक है। u2 कितना होगा, u2 0 है, u2 रेस्ट पे है। फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता, लेकिन हम पता कर सकते हैं कैसे, क्योंकि दोनों का कॉमन वेलोसिटी होगा इस इंस्टेंट पे, जो कि v होना चाहिए, मतलब आफ्टर द कोलिजन जब चिपक जाएगा ना, तो इस इंस्टेंट पे जब दोनों एक साथ मूव करने लगेगा तो वो एक कॉमन बॉडी बन के मूव करेगा। तो अगर h/4 हाइट तक जा रहा है तो इनका जो कॉमन वेलोसिटी होगा, जिसको हम v बोल सकते हैं, उसका वैल्यू कितना होगा, हम बोलेंगे √2gh। h कितना है, h है हमारे पास h/4, यानी कि इसको आप लिख सकते हो इसको काटोगे तो gh/2 भी बन जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे हम। यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले केस में जो वेलोसिटी है m/u1 होगा, दूसरा वाला रेस्ट पे है तो वो 0 हो जाएगा। फाइनल दोनों चिपक के मूव करेगा तो m+m आ जाएगा, क्योंकि दोनों का मास नहीं पता ना हमें। हाँ, तो m1 लिखना होगा, m1u1 + 0 इधर आ जाएगा, m1 + m2 × gh/, या फिर इसको v बोल देते, चलो बाद में सब्स्टिट्यूट करते हैं। ओके, तो m1 × u1 कितना है, u1 है √2gh, m1 + m2 इधर आ जाएगा और v की जगह पे आ जाएगा √gh/2, ठीक है। क्लियरली दिख रहा है, √gh कैंसिल हो जाएगा और इधर का √2 और इधर का √2 कंबाइन करोगे तो वो बन जाएगा 2। तो इसका m1 + m2 का जो रेशियो देखोगे आप, तो आपको मिलेगा यहाँ से 1/2, यानी कि m1 अगर 1 के बराबर है, m+2 अगर 2 के बराबर है, तो यहां से हमें दिख रहा है m1 अगर 1 है, तो अगर m1 की जगह पे आप 1 रेशियो सब्स्टिट्यूट करते हो तो m1 के साथ क्या ऐड करेगी, 2 बन जाए, तो m2 का वैल्यू भी यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इस तरह से रेशियो का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। कि मान लो अगर आपको यहाँ पे m1 का वैल्यू, लेट्स से m1/m1 + m2 का वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, लेट्स से 2/5 आ जाता है, जस्ट एन एग्जांपल, ताकि कनेक्ट कर सको। m1 का वैल्यू अगर 2 के बराबर है तो क्या करो, इस 2 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, फिर देखो कि भाई m1 के साथ क्या ऐड करेगी, 5 बने, तो यहाँ पे आएगा 3। तो तब m1 और m2 का रेशियो कितना आता है, 2:3 बन जाता है डायरेक्टली। तो रेशियो के फॉर्म में ऐसे सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हो। m1 अगर 1 है, m1 + m2 का 2 है, तो m1 की जगह पे 1 पुट कर दो, तो m1 के साथ क्या ऐड करेगी, 2 बनेगा फिर से,
तो m1 के साथ अगर आप 1 ऐड करोगे तो वापस 2 बन जाएगा, तो m1:m2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो वो बन जाएगा 1:1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बस एग्जांपल के लिए था, तो इस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करके इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो अगर रेशियो के फॉर्म में आता है। और नॉट ओनली इन दिस वन, कोई दूसरा भी टॉपिक आता है वहां पे भी अगर इस तरह का रेशियो का रिलेशन बनता है, वहां पे भी इस ट्रिक को आप अप्लाई करके डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। A ball is projected from ground with velocity v at an angle theta to the vertical. On its path, it makes an elastic collision with a vertical wall and then returns to the ground. Total time of flight of the ball is. तो इसका एक छोटा सा प्रॉपर्टी है, इसमें उतना लोड नहीं लेना है, डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग। देखो ये ग्राउंड है, यहाँ से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है विथ ए वेलोसिटी v, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आई थिंक मेंशन है कि जो एंगल है वो वर्टिकल के साथ लिया गया है, ये वाला एंगल। ठीक है, तो इसका प्रोजेक्शन ऐसा होना चाहिए, आके यहाँ पे गिरना चाहिए वो। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि ऑन इट्स पाथ इट मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन विद अ वर्टिकल वाला। वर्टिकल वाला का पोजीशन हमें नहीं पता, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, वी डोंट नो दैट। तो लेट्स से वॉल को अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं, अब वो कहीं पे भी मान सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में इलास्टिक कोलिजन बोला है। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि ये आके इधर स्ट्राइक करता है, ठीक है, ये बॉल आके इधर स्ट्राइक करेगा, वो जाना चाह रहा था ऐसे, लेकिन इलास्टिक कोलिजन होने की वजह से जिस पाथ से ये जाना चाह रहा था उसी पाथ का एक रिफ्लेक्शन बना दो यहाँ पे, यानी कि जाना चाह रहा था ऐसे, इसी का रिफ्लेक्शन यहाँ पे बना दो, वो आके ऐसे गिर जाएगा। तो ये ओवरऑल जो टाइम लगेगा ना उसको, वो नॉर्मल एक्चुअल जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा उसका, जिसको हम लोग लिखते हैं 2 × uy/g लिखते हैं ना, ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट था, इलास्टिक कोलिजन अगर इस तरह से होता है तो इस केस में भी टाइम पीरियड उतना ही रहने वाला है, कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं आएगा। तो इसके लिए आप डायरेक्टली इसका बोल सकते हो 2 × uy, मतलब v का y कॉम्पोनेंट ये आएगा, यानी कि v cos थीटा डिवाइडेड बाय g। तो 2 × v cos थीटा डिवाइडेड बाय g, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। तो ये एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर पता है आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये ओनली वैलिड फॉर इलास्टिक कोलिजन, ध्यान रखना। इन इलास्टिक होगा तो फिर कहानी अलग हो जाएगा, लेकिन वैसा क्वेश्चन आएगा तो काफी लेंथी भी हो जाता है वैसा क्वेश्चन। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट चेक कराना होगा एग्जामिनर का, इस तरह का क्वेश्चन आपको दे सकता है, ध्यान रखना। इलास्टिक कोलिजन में टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई चेंजेस नहीं आता है, वो सेम तरह का यहाँ पे रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आई थिंक काफी लोगों का गड़बड़ हुआ होगा। हाँ, यहाँ पे 14 का बी हो जाएगा ऑप्शन। 15 में चलते हैं। 15 में काफी लोगों का गड़बड़ हुआ होगा क्वेश्चन, क्यों हुआ होगा चलो देखते हैं। इसमें एक्चुअली कुछ प्रॉपर्टी डायरेक्टली फॉलो हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। देखो, मास एंड मूव्स विद वेलोसिटी v कोलाइज इनइलास्टिकली विद अनदर आइडेंटिकल मास एट रेस्ट। इनइलास्टिक कोलिजन यानी कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, फाइनल यहाँ पे कम होने वाला है। आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट मास मूव विद वेलोसिटी दिस मच इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इनिशियल डायरेक्शन। इनिशियल डायरेक्शन का परपेंडिकुलर में वो मूव करेगा, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ सेकंड मास आफ्टर द कोलिजन। चलो, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे तो आपको आई थिंक आंसर मिलेगा, लेकिन आपको लगेगा कि शायद आंसर की गलत है, लेकिन आंसर की गलत नहीं है। विल टॉक अबाउट इट, कैसे होगा देखो। मास है मूव्स विद वेलोसिटी v, अनदर मास जो है वो रेस्ट पे है। आफ्टर द कोलिजन क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट मास है, दोनों का मास सेम बोला है क्या? हाँ, आइडेंटिकल मास है तो दोनों का मास सेम होगा। ये परपेंडिकुलर मूव करता है v/3 वेलोसिटी के साथ, और दूसरा वाला मास का जो स्पीड है वो हमें नहीं पता, तो इसको आप v' मान लो। अब उसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, वो i कैप j कैप हमें बता देगा उसका डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है। अब देखो क्या करो, सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन, सिंस ये डायरेक्शन अलग अलग हो रहा है तो i कैप j के फॉर्म में लिखना है इसको। तो पहले वाले का आएगा m × v i कैप, दैट इज इक्वल टू, इसका तो 0 हो जाएगा। फिर इधर आएगा m × v/√3, ऊपर जा रहा है तो इसको j कैप लिखो, और इसका तो हमें पता नहीं है तो इसको इन टर्म्स ऑफ v कैप ही v' लिख दो। तो m कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा v' इक्वल टू v i कैप माइनस v/√3 j कैप। अब क्या करो, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात चल रही है तो आप इसमें मैग्नीट्यूड निकाल दो। मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, मतलब वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो यहाँ पे यही पूछा है ना, स्पीड ऑफ द सेकंड मास, तो स्पीड के लिए मैग्नीट्यूड निकाल दो, ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड हमें मिलेगा v² + v²/3। तो 3 + 1 4v²/3 यानी कि 2v/√3 बन जाएगा। अब बोलोगे यार देखो ऑप्शन नंबर ए तो बढ़िया से फिट हो रहा है, यही आंसर होना चाहिए, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, चलो मैं दिखाता हूँ क्यों नहीं होगा। सबसे पहले बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी का सीन क्या है, वही आपको प्रॉपर्ली बता देगा क्या सीन है। बिफोर द कोलिजन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है भाई? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली हो जाएगा ½ mv², दैट इज योर इनिशियल वैल्यू, ठीक है। फाइनल वैल्यू कितना है? फाइनल वैल्यू के लिए आप देखोगे भाई फाइनली ये मूव कर रहा है इतना। अब काइनेटिक एनर्जी सिंस स्केलर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन का मतलब नहीं हमारा डायरेक्टली। अब इसके मैग्नीट्यूड को देख लो, मैग्नीट्यूड कितना है? ½ × m × v²/3 प्लस दूसरे वाले का होगा ½ × m × इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 4v²/3, हाँ 4v²/3 आएगा, ठीक है। इसका अगर एलसीएम लोगे ना, देखना कितना आएगा। तो ये 6 एलसीएम, इधर आ जाएगा mv² प्लस इधर आएगा 4 mv²।
तो आपको मिलेगा 4 + 1 5, 5/6 mv²। और दोनों को कंपेयर करोगे तो इसका वैल्यू आपको, दोनों का अगर रेशो निकालोगे ना, चलो रेशो निकाल देता हूँ मैं, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड में नहीं जाता हूँ, रेशो निकालते हैं। अगर आप फाइनल और इनिशियल का रेशो निकालोगे ना, तो mv² कैंसिल, फाइनल आपको मिलेगा 5/6, इनिशियल आपको मिलेगा 1/2। तो 5/6 इंटू 2 आ जाएगा, तो ये काटोगे तो आपको मिलेगा 5/3। यानी कि अगर आप फाइनल और इनिशियल का रेशियो निकाले जाओगे, यू विल गेट द आंसर इज 5/3। क्या बता रहा है, इनिशियल अगर 3 रेशियो है, फाइनल 5 रेशियो है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इसमें गेन शो कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी गेन पॉसिबली नहीं है। अगर आप इलास्टिक कोलिजन भी बोलोगे, काइनेटिक एनर्जी सेम रहता है, वो इंक्रीज नहीं होता है। अगर इंक्रीज होता है तो वो सुपर इलास्टिक कोलिजन का कॉन्सेप्ट है, जो यहाँ पे पॉसिबली नहीं है। वो एकदम मतलब क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन जैसा केस बन जाएगा। तो ये वाला अगर कहानी यहाँ पे फॉलो हो रहा है, दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स देयर हैज टू बी सम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस इन द कोलिजन। कोलिजन में एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होगा। इन अदर वर्ड्स, अगर ऑप्शन नंबर 4 को पढ़ोगे, द सिचुएशन ऑफ द प्रॉब्लम इज नॉट पॉसिबल विदाउट एक्सटर्नल इम्पल्स। तो ये पॉइंट अगर आपने पकड़ा होगा तो यू वुड नो कि ये सही जवाब है एक्चुअली। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। होप यू गॉट द आइडिया। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज शो कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट मूव करेंगे, ये ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। चलो अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है। 2 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स p and q। p and q पे हम लोगों ने 2 मासेस को प्लेस किया है। r इज द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है इसका, ठीक है। pq जो है इसका लेंथ है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द थर्ड पार्टिकल ऑफ मास m प्लेस्ड एट पॉइंट s ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ pq एट डिस्टेंस l फ्रॉम r। चलो यहाँ यानी कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगने वाला है नेट। चलो इसमें थोड़ा ज्योमेट्री लगा देंगे, काम हो जाएगा। ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री जो भी फिट होगा दैट विल गिव अस द आंसर। देखो यहाँ पे एक m मास है, यहाँ पे भी एक m मास है, ये p है, ये q है, यहाँ पे m है, s पॉइंट पे भी m मास है, ठीक है। ये m इसके ऊपर फोर्स लगा के इसको खींचने की कोशिश करेगा, और ये वाला m भी इसके ऊपर फोर्स लगा के अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसको खींचने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक f अमाउंट ऑफ फोर्स, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा एक f अमाउंट ऑफ फोर्स, ठीक है। दोनों एक दूसरे को खींचेगा और नीचे की तरफ इसका नेट फोर्स आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री मेंटेन है, क्योंकि ये L/2 हो जाएगा, ये भी L/2 हो जाएगा, ये L है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे आपको मिलेगा ये √5 L/2 मेरे हिसाब से, ये इसका लेंथ हो गया, तो इसका भी वही होगा √5 L/2, ठीक है। नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स निकालना ना, ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द थर्ड पार्टिकल। तो 2 फोर्स मिलके आ रहा है, तो एक काम करते हैं, इस एंगल को आप थीटा मान लो, सिंस सिमेट्री मेंटेन है, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो नेट फोर्स को आप लिख सकते हो f cos थीटा, यानी कि 2f cos थीटा। आई होप डायरेक्टली इसका आइडिया लग जाएगा आपको। तो 2 इंटू f का वैल्यू है ग्रेविटेशनल फोर्स, g इंटू दोनों मासेस का मैग्नीट्यूड, m इंटू m स्क्वायर डिवाइडेड बाय दोनों का डिस्टेंस। दोनों मासेस का डिस्टेंस कितना है 5L/2, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 5L²/4। 4 को मैं ऊपर ले जाता तो इधर 4 आ जाएगा। इंटू कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा का मतलब होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस है हमारे पास L डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि √5 का L/2, लेकिन 2 को हम ऊपर लिख सकते हैं। ओके, तो बस काम हो गया मेरे हिसाब से। तो इधर L को काट दो और कुछ कटेगा नहीं, तो इधर आएगा 4 2 8 2 16, 16 gm² डिवाइडेड बाय 5√5 L²। दिस इज योर आंसर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा स्टेप्स को स्किप करके इसको सॉल्व किया है। एक बार आप वीडियो को पॉज करके अगर खुद से देखोगे तो यू विल गेट द आइडिया कैसे सॉल्व करना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 पे देखते क्या है कि एक सर्टेन हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, द वैल्यू ऑफ g बिकम्स दिस मच, द वैल्यू ऑफ अर्थ सरफेस, द रेशियो ऑफ h/r कितना है वो हमें यहाँ पे पता करना है। चलो देखते हैं। देखो यहाँ यानी कि हमें बोला है कि जो g डैश है, g डैश का वैल्यू है 6.24% ऑफ g। तो g डैश बाई g को हम लिख सकते हैं 6.25 को आप लिख सकते हो 6.25/100, या फिर आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 625/100 इंटू 100। काटने में थोड़ा आसानी होगा। 25 से काटोगे तो ये 4 आएगा, फिर से 25 से काटोगे तो ये 4 आएगा, तो ये बन जाएगा 1/16। परसेंटेज को मैंने बना लिया है, रेशियो सब्स्टिट्यूट करने में आसान होगा। अब यहाँ पे बोला है कि रेशियो ऑफ h/r कितना होगा। अब h और r दोनों कंपेरेबल है, तो हम इसको बिगर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो g डैश होता है g इंटू 1/1 प्लस h/r का होल स्क्वायर, ठीक है। g डैश बाई g का वैल्यू है 1/16, 1/16 का वैल्यू आपको मिल गया है 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर, ठीक है।
तो जब सब्स्टिट्यूट करोगे इसको, मतलब स्क्वायर रूट हटा दोगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस एच बाई आर इक्वल 4। तो एच बाई आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 3। तो एच बाई आर इज 3, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं, हाउ मच डीप इनसाइड द अर्थ शुड अ मैन गो दैट हिज वेट बिकम्स 1/4 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ सरफेस। यानी कि इनडायरेक्टली बोला है कि जो जी डैश है ना, जी डैश का वैल्यू जो है इट शुड बी इक्वल टू जी बाई 4। तो जी डैश बाई जी का रेशियो आपको मिल जाएगा 1/4, और जब डेप्थ पे जाते तो उसका फॉर्मूला होता है जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। तो जी डैश बाई जी का वैल्यू आपको मिलेगा 1/4, तो इधर आएगा 1 माइनस डी बाई आर। आर के फॉर्म में आंसर है ना, ठीक है। तो इधर आ जाएगा डी बाई आर, इधर आ जाएगा हमारे पास 1/4, इधर जाएगा तो माइनस 1/4, तो 4 माइनस 1 3/4 हो जाएगा। यानी कि डी का वैल्यू होना चाहिए 3r/4, 3r/4, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन डाला है मैंने। देखो यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। हाँ, स्फेरिकल शेल ऑफ मास m, शेल है, इसका मास है m, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे m होगा कहीं पे, इसका रेडियस है r, ठीक है। अ पॉइंट ऑफ मास m/2 केप्ट इनसाइड द शेल एट अ डिस्टेंस r/2, ये r होगा तो r/2 यानी कि यहाँ पे कहीं पे होगा, इसका मास है m/2। ध्यान रखना शेल है, शेल यानी कि होलो स्फीयर। देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द मासेस कितना होता है शेल के अंदर, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है, और जब E का वैल्यू 0 होता है तो F का वैल्यू कितना हो जाएगा, E 0 होते ही F भी हमारा 0 हो जाएगा, F 0 यानी कि ऑप्शन नंबर डी, 19 का डी राइट आंसर। नेक्स्ट बोला है द एवरेज मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इन एसआई यूनिट कितना होने वाला है। तो ये पता है E का वैल्यू क्या होता है, E का वैल्यू हम लोग लिखते हैं gm/r²। तो इसको जब सब्स्टिट्यूट करते हो तो इसके बराबर आएगा, 9.8 के बराबर ही आएगा, 9.8 यानी कि ऑलमोस्ट इक्वल टू 10 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज 20 का बी। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को। देखो यहाँ पे बोला है कि पार्टिकल ऑफ मास m यहाँ पे रखा है एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए थिन स्फेरिकल शेल ऑफ इक्वल मास एंड हैविंग रेडियस a। चलो इसका भी रेडियस है, ये भी डिस्टेंस a है। अब यहाँ पे हमें कॉन्सेप्चुअली इसको सॉल्व करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोला कि ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल बोथ आर 0 एट द सेंटर ऑफ द शेल। देखो यहाँ पे शेल बोला है तो शेल में पोटेंशियल तो 0 नहीं होता है, तो भी तो नॉन 0 होता है, E 0 हो सकता है। ठीक है, तो पहला वाला तो नॉट पॉसिबल। दूसरा वाला क्या बोला, ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0 नॉट ओनली इनसाइड ऑफ द शेल बट एट अ पॉइंट आउटसाइड द शेल ऑल्सो। नहीं, यहाँ पे तो 0 नहीं होता है, तो ये 0 फील्ड, मतलब ये E की बात कर रहा है, ध्यान रखना। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द शेल, ग्रेविटेशनल फील्ड अलोन इज 0, ग्रेविटेशनल फील्ड अलोन इज 0 इनसाइड द सी। चलो देखते हैं इस वाले पॉइंट को। और नेक्स्ट बोला है कि नाइदर ग्रेविटेशनल फील्ड नॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज 0 इनसाइड द शेल। तो सी और डी में आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। अब ध्यान रखना, इस वाले पॉइंट के अंदर अगर आप खाली शेल को रखोगे, इस मास को अगर कंसिडर नहीं करते हो, तब तो कह सकते हो कि हाँ ये वाला हमारा सही हो जाएगा। लेकिन इस मास के प्रेजेंस की वजह से इस मास का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस वाले पॉइंट पे शो करेगा, यानी कि बाहर जो एक्सटर्नल मास रखा हुआ है इसका इफेक्ट इस शेल के अंदर भी शो होने वाला है। तो इसका इफेक्ट सिंस इस शेल के अंदर शो होगा, यानी कि इसके सेंटर में फील्ड 0 नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस m यहाँ पे जो E बनने वाला है वो नॉन 0 होने वाला है। लेकिन इसका खुद का जो E का वैल्यू होगा वो सेंटर में 0 होगा, लेकिन बाहर वाला जो m मास है उसकी वजह से सेंटर में फील्ड इंटेंसिटी 0 नहीं होने वाला है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो नॉन 0 ही रहेगा हमेशा, चाहे मास को कहीं पे भी रखो। लेकिन फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करेगा, अगर मास को आपने बाहर रखा है तो उस मास की वजह से यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डेवलप होगा, वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाइदर ग्रेविटेशनल फील्ड नॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज 0 इनसाइड द शेल, बिकॉज ये यहाँ पे एग्जिस्ट कर चुके हैं। अगर इसको काट दोगे तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हो गया 21 का सोल्यूशन। नेक्स्ट मूव करते हैं 22 की तरफ। व्हाट इज द इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m रेज फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू ए हाइट इक्वल टू n टाइम्स दैट ऑफ अर्थ रेडियस। चलो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको बोला गया है कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, हम बोलेंगे देखो माइनस gmm/r है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस gmm/ कितना हाइट तक लेके गए, n टाइम्स दैट ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि r प्लस nr हो जाएगा, r प्लस h लिखते हैं ना, तो r प्लस nr हो जाएगा ये। तो कितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दो तो डेल्टा यू होगा माइनस gmm/, r को कॉमन लेंगे तो n प्लस 1 इंटू आर हो जाएगा, फिर ये माइनस माइनस प्लस gmm/r। ठीक है, माइनस gmm को कॉमन ले लेते, r को भी कॉमन ले लेते, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 1/n+1, यहाँ पे -1
दिस विल गिव यू GM/R को आप काम करो तो एक काम कर सकते हो, आप MGR भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता होगा कि जो GR होता है वो GM/R के बराबर होता है। तो GM/R की जगह हम लोगों ने GR लिख दिया, M के साथ MGR बन गया। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ से 1 माइनस n प्लस 1 बाई, माइनस n नहीं, माइनस 1 होगा ना, 1 माइनस n माइनस 1 बाई n प्लस 1। तो ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस n बाई n प्लस 1, यानी कि n बाई n प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, n बाई n प्लस 1 इंटू MGR, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ गया ये, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट सैटेलाइट का क्वेश्चन है। सैटेलाइट में बोला है कि अ मास m इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस ट्वाइस अबाउट द अर्थ, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इट टू अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4 अर्थ। चलो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। ओके, तो ऑलरेडी इसका रेडियस हमें दिया हुआ है ट्वाइस आर, तो रेडियस मेंशन है तो सरफेस से हाइट लेने की जरूरत नहीं है, रेडियस ही बोल दिया है। अगर बोलता है कि ये अर्थ के सरफेस से 2r हाइट पे होता है तो हम r+3r करते हैं, r+r 3r लिखते हैं। इसको यहाँ से लेके जाना है कितना हाइट तक, इसको यहाँ से हमें लेके जाना है 4r हाइट तक, 4r हाइट तक इसको हमें लेके जाना है। तो इसके पास कितना एनर्जी प्रोवाइड करना होगा, तो ऑलरेडी ऑर्बिट पे होगा तो वो काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों, काइनेटिक पोटेंशियल दोनों आएगा, तो टोटल एनर्जी हम इसको लिखेंगे इनिशियल वो आएगा माइनस Gmm डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2r, और जो फाइनल हो जाएगा उसको हम लोग लिखेंगे माइनस Gmm डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4r। तो यहाँ से फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, तो वही माइनस Gmm बाई r को कॉमन ले लेते, तो यहाँ से आ जाएगा 1/8 माइनस ये बन जाएगा 1/4। तो इसका वैल्यू आपको मिलेगा 8, 1 माइनस 2, 1/8, 1/8 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो आपको मिलेगा Gmm बाई 8r, और Gmm बाई r को आप डायरेक्टली लिख सकते हो mgr बाई 8। ठीक है, ये तो पता ही होगा, इसका मैं डायरेक्टली बता नहीं रहा हूँ, होपफुली यू गॉट द आइडिया। GR ये जो होता है ना, GR इक्वल टू Gmm बाई r होता है, इसका डायरेक्टली आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा, दैट इज 23 का हो गया ऑप्शन नंबर ए। ये हो गया डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको दिया है, ये केपलर का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे बोला है कि फिगर दिया है एक जिसमें इलिप्टिकल शेप है, द शेडेड एरिया SCD, ये वाला इज ट्वाइस द शेडेड एरिया SAB। ये वाला जो एरिया है ना, और ये वाला एरिया, अगर ये एरिया A है, ये वाला ट्वाइस A होता है। ठीक है, T1 का टाइम फॉर प्लैनेट मूव फ्रॉम C to D, C to D में अगर मूव करने के लिए इधर T1 टाइम लग रहा है, और T2 टाइम मूव फ्रॉम A to B, A to B में मूव करने के लिए अगर टाइम लग रहा है कितना, T2। ठीक है, तो हमें पूछा गया है कि T1 और T2 के बीच में रिलेशन कितना होगा। तो T1 और T2 के बीच में अगर आप रिलेशन देखोगे तो आपको पता होगा कि जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, वो टाइम पीरियड के बराबर होता है। तो जिसका एरिया ज़्यादा उसका टाइम भी ज़्यादा होना चाहिए। T1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A2। हाँ, तो अगर इसमें एरिया कम है तो इसका एरिया कम होगा, तो इसका टाइम भी कम होगा, तो डायरेक्टली दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा एरिया तो टाइम ज़्यादा लगेगा, कम एरिया तो टाइम कम लगेगा, लेकिन 2 गुना है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो टाइम को अगर एरिया को अगर 2 गुना बढ़ा दोगे तो टाइम भी 2 गुना बढ़ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में देखो, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बोला गया है कि लाइट प्लैनेट एज्यूम करना है रिवॉल्विंग अराउंड ए वेरी मैसिव स्टार ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर विद अ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन t, if the gravitational force of attraction between the planet and the star is proportional to r raised to power minus 5/2, then the square of the time period will be proportional to कितना होने वाला है। चलो देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों ने कई बार प्रैक्टिस किया होगा। हमें बोला है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना F, इट इज प्रोपोर्शनल टू बोला है r raised to power minus 5/2 बोला है। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम करो, हमें इसको टाइम पीरियड की तरफ लेके जाना है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं mv² के बराबर, सॉरी mv² के बराबर कर देता, तो ये बन जाएगा r पावर माइनस 5/2। m मास कांस्टेंट है तो ये बन जाएगा v² प्रोपोर्शनल टू, इसको अगर आप ऐड कर दोगे तो ये बनेगा r raised to power, ऐड करोगे तो माइनस 5/2 प्लस 1 हो जाएगा। तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा कितना होगा, v² प्रोपोर्शनल टू r raised to power माइनस 3/2। क्या माइनस 3/2 आएगा? आना चाहिए, देखते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। 5/2 प्लस, और एक बार देख लेते हैं, 2 माइनस है माइनस 5 प्लस 4 नहीं 2 ही होगा, 4 क्यों होगा, 2 ही होगा, माइनस 3/2 होना चाहिए। अब v² को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू r² टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से टी स्क्वायर हमें निकालना है, तो r raised to power माइनस 3/2 हो जाएगा।
अब 2 पाई स्क्वायर भी यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दैट आप लिख सकते हो कि आर स्क्वायर को अगर आप इधर लेके जाओगे तो आपको मिलेगा 1/t² प्रोपोर्शनल टू r⁻³ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब इसको अगर ऊपर लेके जाओगे तो आपको मिलेगा r⁻³ -2 तो आपको मिल जाएगा यहाँ से r⁻³ -4/2 यानी कि -7/2, तो t² आपको मिल जाएगा r⁻7/2। 7/2 का मतलब होता है 3.5, क्योंकि t² को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो इसको अगर ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस जो होगा वो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आपको r का वैल्यू r⁻3.5 मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ अभी आते हैं सॉलिड वाले सेक्शन पे। तो सॉलिड का पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इधर कि द मैक्सिमम लोड अ वायर कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेकिंग व्हेन इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। लेंथ को अगर आप रिड्यूस कर दोगे ओरिजिनल लेंथ के आधा, तो लोड के साथ क्या होगा? तो लोड का जो कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रेस वाला वो आपको पता होगा, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे, एरिया अगर निकालने जाते हो, एरिया कौन सा एरिया होता है? वो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ डायमीटर, अगर आप देखोगे तो इसको हम लोग लिखते हैं πd²/4, ठीक है। अब इस इक्वेशन में क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है कि डायमीटर जो है वो कम छोटा हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर खाली लेंथ को काट देते हो तो उसका खाली लेंथ छोटा होगा, लेकिन डायमीटर सेम रहने वाला है, तो डायमीटर का कुछ चेंज नहीं है, तो इसमें उसका वैल्यू जो है वो सेम रहेगा। डायमीटर वेरी करेगा तभी उसमें चेंजेस आने वाले, तो डायमीटर के ऊपर वो डायरेक्टली डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है कि द इलास्टिक लिमिट ऑफ ए स्टील आपको दिया हुआ है, दैट मींस आपको सिग्मा का वैल्यू दिया है, आपको सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज 8 × 10⁸। यंग्स मॉडुलस आपको दिया है 2 × 10⁻11, ठीक है। यूनिट दोनों का सेम ही होता है, कोई इशू नहीं है। फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ अ हाफ मीटर स्टील वायर दैट कैन बी गिवन विदाउट एक्सीडिंग द इलास्टिक लिमिट। तो यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, सो एप्सिलॉन नॉट नहीं, खाली एप्सिलॉन आता है, तो इसको मैं डायरेक्टली डेल्टा एल बाय लिख देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं डेल्टा एल निकालना चाहूँ तो डेल्टा एल बाय एल विल बी इक्वल टू आएगा सिग्मा बाय वाई। सिग्मा यानी कि 8 × 10⁸ डिवाइडेड बाय वाई का वैल्यू है 2 × 10⁻11 है, ठीक है। एल का वैल्यू कितना है? हाफ मीटर बोला, हाफ होगा तो 1/2 यानी कि 2 इधर आ जाएगा 4, चलो लिख के बता देते हैं। चलो ये हाफ होगा तो 1/2 यानी कि 2 को मैं ऊपर भी लिख सकता हूँ, तो इसको मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, तो इधर आ जाएगा 2। अब इस 2 को इधर ले जाऊंगा तो 2 से काट देते हैं, इधर आ जाएगा 4, तो 2 से काटेंगे तो इधर आ जाएगा 2। तो डेल्टा एल का जो वैल्यू है वो हमें मिलना चाहिए 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ यानी कि 2 मिलीमीटर, क्योंकि ये मीटर के फॉर्म में आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर मिल ही जाएगा आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 को कैसे करेंगे? इसमें बोला है कि अ लिफ्ट इज टाइड विथ थिक आयरन वायर एंड इट्स मास इज 1000 kg। इफ द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट इज दिस मच एंड मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ द वायर इज दिस मच, व्हाट शुड बी द मिनिमम डायमीटर ऑफ द वायर? वायर का डायमीटर कितना होना चाहिए? चलो देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ओके, तो आपके पास एक लिफ्ट दिया हुआ है। लिफ्ट में अगर आपको मैक्सिमम क्या जनरेट करना है? मैक्सिमम एक्सेलरेशन। मैक्सिमम स्ट्रेस कितना डेवलप होगा? मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप होता है जब ये ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाएगा यानी कि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ लगेगा, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आपको दिया 1 मीटर/सेकंड। नीचे जाएगा तो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि आपको पता होगा जब ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो हमारा वेट ज़्यादा फील होता है, तो जो वायर है उसमें स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा यानी कि टेंशन जो है वो ज़्यादा डेवलप होता है, तो इसलिए हमने उसको ऊपर की तरफ मूव कराया है। अब यहाँ पे नेट टेंशन कितना लगेगा? नेट टेंशन, इसका मास 1000 kg है, ठीक है, तो T - 1000 G दैट इज इक्वल टू ma मास इंटू एक्सेलरेशन, तो टेंशन आपको मिल जाएगा 11,000 न्यूटन। 11,000 न्यूटन इज द टेंशन। उसके बाद नेक्स्ट आपको बोला है कि मैक्सिमम स्ट्रेस भी दिया हुआ है, आपको फोर्स भी मिला हुआ है, आपको निकालना है डायमीटर, बस हो गया। तो सिग्मा इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया का मतलब होता है F/πd²/4। F की जगह पे टेंशन आ जाएगा तो πd²/4 दैट इज इक्वल टू F का वैल्यू है आपके पास 11,000 और सिग्मा का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज 1.4। 1.4 को मैं लिखता हूँ 14 × 10⁻7 ताकि काटने में थोड़ा आसानी हो। तो इधर आपको मिलेगा पाई का वैल्यू 22/7 लिख दो, इंटू 4 इंटू इधर आ जाएगा d², इधर आ जाएगा 11,000 बाई 14 × 10⁻7, ऐसे इसको काट सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो 7 4 = 28, तो इसको अगर काटोगे तो 2 हो जाएगा, फिर 2 से काटोगे तो ये 11 हो जाएगा, फिर 11 को काटोगे तो आपको मिलेगा 1000, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ 1000 हो जाएगा। तो d² का वैल्यू आपको देखने को मिलेगा, इसको ऊपर लेके जाओगे तो 10⁻⁻4 बन जाएगा ये, तो d का वैल्यू हो गया 10⁻⁻2 मीटर। क्या यही है? हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 में बोला है कि सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज मेड ऑफ मटेरियल ऑफ बल्क मॉडुलस के इज सराउंडेड बाय लिक्विड विथ अ सिलिंड्रिकल कंटेनर। A massless piston of area A floats on the surface of the liquid. When a mass m is placed on the piston to compress the liquid, the fractional change in the radius of the sphere कितना होने वाला है। चलो देखते हैं इसका जो केस है वो किस तरह का होगा कि एक कंटेनर दिया है आपको, इस कंटेनर के अंदर एक स्फीयर को फिट किया गया है और इसके ऊपर लगा दिया है एक पिस्टन। ये मान लो एक पिस्टन है और पिस्टन के ऊपर मान लो कोई एक ऐसे मास कनेक्ट कर दिया गया है। ये पिस्टन है, मान लो पिस्टन के ऊपर मान लो कोई मास लगा दिया गया है ऐसे। तो जब m अमाउंट ऑफ कोई मास लगा दोगे इसके ऊपर तो वो इसको नीचे की तरफ पुश करेगा mg अमाउंट ऑफ फोर्स के साथ। तो जब ये नीचे की तरफ पुश होगा तो इसके अंदर लिक्विड है क्या, इसके अंदर हाँ लिक्विड है, इधर लिक्विड है। तो लिक्विड जो है कंप्रेस होने की कोशिश करेगा। तो लिक्विड जब कंप्रेस होगा वो इस स्फीयर को भी कंप्रेस करेगा, यानी कि इसका वॉल्यूम चेंज होगा। वॉल्यूम चेंज होने के साथ में इसका रेडियस भी चेंज होगा और हमें वही निकालना है कि जो यहाँ पे डेल्टा आर बाय आर है, फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस है, वो कितना होने वाला है। तो चलो देखते हैं। अब हमें एक चीज पता है, क्या पता है हमें पता है बल्क मॉडुलस दिया। बल्क मॉडुलस होता है के, दैट इज इक्वल टू क्या होता है माइनस डेल्टा पी बाय चेंज इन वॉल्यूम। अब चेंज इन वॉल्यूम मतलब माइनस साइन लगाते हैं क्योंकि वॉल्यूम जो है वो बल्क मॉडुलस के केस में हमेशा मतलब रिड्यूस ही होता है, इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज करते हैं। ऑल्दो उसका कुछ यूज होगा नहीं, जस्ट फॉर्मूले के हिसाब से हमने इसको देखा है। अब टारगेट करते हैं वॉल्यूम के केस में क्या होगा, क्योंकि वॉल्यूम का रिलेशन डायरेक्टली रेडियस के साथ कनेक्टेड है। तो वॉल्यूम अगर देखोगे तो आपको मिलेगा v इक्वल टू 4/3 पायर क्यूब। अब इसका फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम देख लो तो ये कांस्टेंट है, तो आपको मिलेगा डेल्टा आर बाय आर। ऐसे डेल्टा आर बाय आर ही तो हमें निकालना है, तो एक काम करते हैं इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पी का वैल्यू कितना होगा, पी का वैल्यू देखो, पी का वैल्यू आपको दिया हुआ है रेडियस आर, सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर है ना, मासलेस पिस्टन ऑफ एरिया ए। अच्छा पिस्टन का एरिया कितना, पिस्टन का एरिया जितना होगा उसके हिसाब से फोर्स यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे जो प्रेशर का वैल्यू आएगा उसको हम लोग लिख सकते हैं mg डिवाइडेड बाय ए, फोर्स बाय एरिया। ये एरिया कौन सा होगा, पिस्टन वाला एरिया हम लोगों को यहाँ पे लेना है क्योंकि उसके बेसिस पे यहाँ पे प्रेशर डेवलप होगा। तो ये पिस्टन वाला एरिया यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको सबको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, बस काम हो गया। k इक्वल टू माइनस इनको हटा भी सकते हो, तो इधर आ जाएगा mg बाई ए और नीचे आ जाएगा डेल्टा v बाई v की जगह पे 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर। तो आपको निकालना है डेल्टा आर बाई आर, तो डेल्टा आर बाई आर आपको मिल जाएगा mg बाई 3ak, mg बाई 3ak, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का डायरेक्टली एक रिलेशन बनता है, उसी को सॉल्व कर दोगे तो काम हो जाएगा। देखो 30 में क्या है कि आपको बोला गया है कि y, k और ईटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और रिजिडिटी मॉडुलस को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिजिडिटी मॉडुलस जो है ट्वाइस द बल्क मॉडुलस, यानी कि जो ईटा का वैल्यू है वो ट्वाइस द वैल्यू ऑफ k बोला है। ठीक है, तो हमें निकालना है बल्क मॉडुलस का जो वैल्यू है वो, अच्छा यहाँ पे रिलेशन कौन सा फॉलो होगा वो हमें यहाँ पे पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक रिलेशन होता है वो होता है 1/y दैट इज इक्वल टू 1/9 k माइनस 1/3 ईटा। ठीक है, ये वाला रिलेशन आपको यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। क्वेश्चन में कोई गड़बड़ तो नहीं है, प्रिंटिंग एरर भी तो नहीं है, हाँ ठीक है सही है। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 1/y, बस सब्स्टिट्यूट कर दो। ये वाला एक रिलेशन होता है डायरेक्टली इनके बीच का, तो इसको आप यूज कर सकते हो 1/9 k प्लस 1/3 तक। ईटा का मतलब है यहाँ पे 2k, तो ये 6k बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो आपको y और k के बीच का रिलेशन मिल जाएगा। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 18 इज द एलसीएम 18k, तो इधर आ जाएगा 2k प्लस 3k और इधर आ जाएगा 1/y। तो आपको मिल जाएगा 18k, फ्लिप कर देंगे तो y इक्वल टू आपको मिल जाएगा 18k बाई 5k, यानी कि 18/5, नहीं ऊपर k नहीं आएगा ना, सॉरी ऊपर k नहीं आएगा, ऊपर 2 + 5 भी तो आएगा, 2 + 3 आएगा और इधर आएगा 18k/5, 18k/5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 30 का डी है, यस 30 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। अभी आ गया रोटेशन का कॉन्सेप्ट। रोटेशन का पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आपको 4 पार्टिकल दिया, ईच ऑफ मास एम केप्ट एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ एज ए। ठीक है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्वायर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्वायर एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, यानी कि यहाँ से ये एक्सिस जो है इस प्लेन का परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट अगर घूमेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो एक मास का निकाल लो, उसका आएगा यहाँ से अंतर का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है a/2, तो a/2 का होल स्क्वायर, तो आपको मिलेगा ma²/2। ऐसा कितना मास है, ऐसा 4 मास है तो 4 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 2ma²। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। दैट्स इट, वही करना था इसमें। नेक्स्ट, 3 bodies have equal mass m, बॉडी ए सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ½ mr²
रेडियस आर दिया है, ठीक है। बॉडी बी इज स्क्वायर लेमिना ऑफ साइड आर। स्क्वायर लेमिना अगर होता है, स्क्वायर लेमिना का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, इस तरह का शेप होता है, इसका लेंथ आर है, ये भी आर है, ठीक है। एंड बॉडी सी इज अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर। सॉलिड स्फीयर होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/5 mr²। अब एक्सिस कहां से पास हो रहा है, इसका एक्सिस हमें देखना होगा कहां से पास हो रहा है। इसका एक्सिस आपको बोला है कि अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू देयर सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी कि ये इसके अबाउट घूमेगा। तो इसके अबाउट घूमेगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, एक साइड का आप लिखोगे ml²/12 प्लस ml²/12 ऐसे होता है। अब l की जगह पे आ जाएगा r, तो आप लिख सकते हो इसको mr²/6। तो इधर का आ रहा है 0.5 mr², इधर का आ रहा है 0.4, और जब 1/6 को सॉल्व करोगे तो ये आता है 0.16 के आसपास। आपको पूछा है कि which body has smallest moment of inertia, तो क्लियरली दिख रहा है 0.16 इज स्मॉलर देन दिस एंड दिस टू वैल्यू। तो दूसरा वाला बी बॉडी लेमिना, लेमिना यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पे बोला है कि रिंग ऑफ मास एम, एक रिंग है आपके पास, रिंग है, उसका मास है m एंड इसका रेडियस है स्मॉलर मान लो, ठीक है। इसको हम लोगों ने मेल्ट किया है, मेल्ट करके एक छोटा सा स्फीयर बना, एक स्फीयर बनाया। तो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हम बोलते हैं उसको mr²/2, नहीं रिंग है ना, सॉरी mr² आ जाएगा, हाँ mr² होगा। अब जो इसका स्फीयर बनेगा, स्फीयर जो भी बनेगा, स्फीयर में मास का वैल्यू सेम रहने वाला है। स्फीयर जो भी बनेगा उसका मास का वैल्यू सेम रहेगा, ठीक है, मास एम ही रहेगा। लेकिन जो रेडियस बनेगा वो r' होने वाला है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, स्फीयर कौन सा बोला है, स्फीयर स्पेसिफिकली बोला है, तो ये नहीं मेंशन है कि सॉलिड है या हॉलो है, तो हम उसको डायरेक्टली बोल देते हैं कि ये सॉलिड मान लेते हैं इसको, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं होता, हम सॉलिड लेते हैं, तो उसको आप mr' का स्क्वायर मान सकते हो। अब दिक्कत ये है कि हमारे पास रेडियस का कुछ वैल्यू है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक चीज को लॉजिकली सोच सकते हैं, इसको लॉजिकली आप सॉल्व कर सकते हो कि जब आपके पास कुछ रिंग होगा, रिंग मतलब मान लो कोई ब्रेसलेट का शेप, मान लो आपके पास एक रिंग है, उस रिंग को अगर आप मेल्ट करते हो, मेल्ट करने पे क्या होगा, इस मटेरियल का जो भी मतलब वॉल्यूम होगा, अब ऑल्दो वॉल्यूम इसको कैलकुलेट नहीं करते, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर आप इमेजिन करते हो तो उसका अपना कुछ वॉल्यूम होगा, कि इसको मेल्ट करोगे तो उसका मास होगा, उसका वॉल्यूम होगा। उसको मेल्ट करके अगर आप उसको एक सॉलिड स्फीयर का शेप देते हो तो उसका साइज जो है बहुत छोटा हो जाएगा। छोटा होने की वजह से उसका जो रेडियस का वैल्यू होगा, यानी कि जो r' का वैल्यू होगा, इट इज गोइंग टू बी स्मॉलर देन कैपिटल R। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो वैल्यू आता है वो ऑलरेडी 0.4 mr² बन रहा है, यानी कि मास तो सेम है, लेकिन इसका अगर 1 टाइम्स है, इसका अगर 1 है तो उसका 0.4 आ रहा है, साथ में रेडियस का वैल्यू भी कम आ रहा है, यानी कि क्लियरली दिख रहा है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। तो हम क्या बोलेंगे, लेस देन दैट ऑफ द रिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 की तरफ चलते हैं। 34 में बोला है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट ऑफ मास m, एज लेंथ l अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू pn परपेंडिकुलर टू इट। तो इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, तो ये बन जाएगा पहला, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM प्लस md²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास आपको मिलता है, जो हमने थोड़ी देर पहले किया था ना, क्वेश्चन नंबर 32 में जो लेमिना वाला पार्ट था। तो अगर इसके सेंटर के अबाउट ये रोटेट करेगा तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ml²/6 प्लस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है, वो होता है ml। ये क्वेश्चन नंबर 31 में जाओगे तो a/√2 होता है वो, यानी कि ये आ जाएगा a/√l के फॉर्म में दिया ना, हाँ l, सॉरी करेक्ट, l है l/√2 का होल स्क्वायर। क्या यहाँ से आंसर मिलेगा, देखते हैं, ml²/2, तो 6 इज द एलसीएम, 4 ml²/6 यानी कि 3 ml²/4, 3 ml²/4 नहीं 2/3 ml², ऑप्शन नंबर ए, हाँ सही है। इसको काटेंगे तो 2, इसको काटेंगे तो 3, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे आपको 3 रिंग दिया है, जनरली यहाँ पे स्फीयर दिया रहता है, यहाँ पे रिंग आपको मेंशन किया गया है। रिंग अगर है तो रिंग के लिए बोला गया है 3 रिंग इच ऑफ मास m एंड रेडियस r आर सो प्लेस दे टच इच अदर, ठीक है, ऐसा टच हो रहा है और ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द सिस्टम, ठीक है, तो पहले वाले के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आएगा mr²/2, दूसरे वाले के लिए क्या आएगा 3 mr²/2। आई होप ये पता होगा आपको, डायरेक्टली मैंने इसको लिखा है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो mr²/2 प्लस mr², तो 3 mr²/2, इसका भी वही होगा 3 mr²/2, ठीक है, 3 mr²/2। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम क्या होगा, सबको ऐड कर दो, mr²/2 प्लस इन दोनों को ऐड करोगे तो 3 mr² ही आ जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि हाफ हाफ का कॉम्बिनेशन 1 हो जाता है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 677 mr²/2 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का क्या करना होता है, हम लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जो भी वैल्यू आता है उसको m के स्क्वायर के बराबर करते हैं। m क्या होता है, m इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम का टोटल मास कितना है, m प्लस m यानी कि 3m आएगा इंटू k स्क्वायर। तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा mm कैंसिल,
तो k बन जाएगा 3 टू द 6 √7/6 इंटू r। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते। 36 में भी अच्छा क्वेश्चन है, चलो देखो इसको कैसे कर सकते हैं। तो आपको बोला है इस पॉइंट के अबाउट दो रॉड दिया है, इस रॉड का और इस रॉड का कॉम्बिनेशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। पहले वाले रॉड का कोई इशू नहीं है, पहले वाले रॉड के लिए डायरेक्टली आप बोल सकते हो देखो ये ml² बाय 3 हो जाएगा पहले वाले का, तो पहले वाले का कोई इशू नहीं। दूसरे वाले का देखो, दूसरे वाले का सीन क्या है, दूसरे वाला जो रॉड है ना वो इस पॉइंट के चारों तरफ ऐसे घूम रहा होगा, तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर और ये जो डिस्टेंस है ना इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के निकालना है। तो इसका सेंटर के अबाउट होता है ml²/12, नो इश्यूज, प्लस यहां से ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये l/2 है, ये l है, तो ये √5l/2 हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने ऐसा क्वेश्चन किया है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा मास इंटू 5l²/4 होना चाहिए। देखते हैं आंसर आएगा कि नहीं। ml² प्लस इधर आ जाएगा 15 ml²/12 यानी कि 16 ml², तो इसको और इसको ऐड कर देना होगा, तो ml²/3 प्लस इधर आ जाएगा 16 ml²/12, तो इधर आएगा 12, 4 16 20, देखते 12, सो 4 ml² प्लस 16 ml² यानी कि 20 ml²/12, 4 से काटेंगे तो 4 3 जा 4 5 जा 5 ml²/3। क्या ऑप्शन नंबर ए है? हाँ, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। हाँ, इसमें कुछ ऐसा लोड नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो क्या करना है, देखो ये काफ़ी पुराना PYQ भी है एक्चुअली। देखो 1/4 ऑफ ए सेक्टर इज कट फ्रॉम ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r, दिस सेक्टर हैज ए मास m। इस सेक्टर का आपको मास दिया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसका मास है m। तो अगर 90 डिग्री 1/4 अगर कट कर दे तो 1/4 का अगर मास m है तो पूरा डिस्क अगर कंसिडर करते पूरे डिस्क का मास कितना होगा, क्लियरली पता है भाई 4m होता है। अच्छा, अगर वो 4m होता तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, उसका रेडियस कितना है, रेडियस है r, तो उसको हम डायरेक्टली बोलते हैं 4m²/2 होता, यानी कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता टोटल डिस्क का mr²/2mr² हो जाता। ठीक है, ये टोटल है या टोटल वाला होता। ठीक है, अब हमें पता करना है कि इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, वही बोला है क्वेश्चन में। तो टोटल का अगर इतना होता, उसका आपने चार हिस्सा करके खाली एक हिस्सा लिया है, तो क्या करना है 2mr²/4 कर दो, क्योंकि 4 भाग का एक भाग लिया है, तो उसका मिल जाएगा आपको mr²/2। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसको भी आप लॉजिकली ऐसे सोल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में खाली टॉर्क का क्वेश्चन, इसको आराम से सोल्व कर सकते हो। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क अबाउट पॉइंट ये बोला है, तो इसको आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो, सिंपल सा। तो मैं इसको यहाँ पे करा देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको बोला है टॉर्क का क्वेश्चन जो है, तो आप इसको लिखोगे r×f, तो r का मैग्नीट्यूड आपको दिया है r2 - r1, यानी कि r1 आपको दिया है 0 i कैप, डायरेक्टली लिख देते ना 2k कैप, और जो r2 है वो आपको दिया हुआ है 2i कैप - 3j कैप प्लस 1k कैप, और जो फोर्स है वो आपको दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलना चाहिए डेल्टा आर निकालना होगा। डेल्टा आर का वैल्यू आपको यहाँ से देखने को मिलेगा r2 - r1 यानी कि 2i कैप माइनस 3j कैप, दिस माइनस दिस यानी कि माइनस k कैप बन जाएगा ये। और ये टॉर्क आपको मिला हुआ है, तो जो फोर्स आपको दिया हुआ है, टॉर्क को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वो i j k वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। i के नीचे i है, यानी कि r पहले आएगा, r×f लिखते हैं, तो 2 - 3 और -1, और इधर 2 3 और -1, 2 3 और इधर आ जाएगा -1। ठीक है, ओके। फोर्स का हमारा यहाँ पे जो वैल्यू है वो पॉजिटिव के फॉर्म में है। जो टॉर्क आ जाएगा आपके यहाँ पे, तो आपको मिलेगा 3 + 3 i कैप प्लस j वाला कटेगा तो आपको मिलेगा -2 + 3, और k वाला आपको मिलेगा -6 -9। यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? कुछ गड़बड़ हो रहा है। सब सही है यहाँ पे, तो 2 - 3 -1, और यहाँ पे आ जाएगा f 2 3। अच्छा, ये इधर 2 आ जाएगा ना, हाँ इसीलिए गड़बड़ लग रहा था, 2 हो जाएगा। अब सही है, तो आपको टॉर्क यहाँ से मिल जाएगा, आई को अगर काट दोगे तो आपको मिलेगा i कैप
3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस जी, माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस, ठीक है, इधर का आ जाएगा -2 प्लस 2 प्लस के लिए आपको मिलेगा -6 प्लस 6। 3 माइनस 2 नहीं होना चाहिए था। क्योंकि ये तो 0 शो कर रहा है, 0 तो नहीं होगा यहाँ पे। आई कैप, इधर का 3 माइनस 3 और इधर प्लस का हो जाएगा, इधर का प्लस। तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा ये वाला पार्ट 0, यहाँ से आ जाएगा 6 आई कैप प्लस 12 जे कैप। बस इसको सॉल्व कर दो। इसका अगर मैग्नीट्यूड निकाला जाएगा, टॉर्क का मैग्नीट्यूड पूछा है ना, मैग्नीट्यूड निकाल दो। इसका अगर 36 प्लस 144 और इसका अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो आपको मिलेगा 180। 180 अगर आप लिखोगे, 180 किस पे फिट हो रहा है, 3 करोगे तो 9 5 45 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी लग रहा है। 36 इंटू 5 180, हाँ ये 36 इंटू 5 होगा, तो यानी कि यहाँ पे 6√5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब इसमें सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगता है इस क्वेश्चन को, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल सही है। वही जो टॉर्क का सिंपल सा हम लोग कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे डायरेक्टली फॉलो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। 39 में आपको बोला है कि यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मीटर स्केल ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग attached to its two ends. A body of mass 2m is placed on the 75 centimeter mark. Find the ratio of tensions on the strings. Strings में क्या यहाँ पे टेंशन आएगा, उसका वैल्यू हमें निकालना है। चलो अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो मीटर स्केल का मास आपको दिया हुआ है m, तो मीटर स्केल का लेंथ मान लो ये है, तो इसका जो mg लगेगा एकदम सेंटर पे लगेगा नीचे की तरफ mg, ठीक है। बॉडी ऑफ मास 2m प्लेस एट 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द मार्क। तो अगर आप यहाँ पे 0 मान लेते हो, यहाँ पे 100 मान लेते हो, तो 75 यहाँ पे 75 यहाँ पे कहीं पे आएगा। यहाँ पे कितना मास हमने अप्लाई किया, 2m मास यानी कि 2mg यहाँ पे लगेगा। अब क्वेश्चन है बोला है कि अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने दो एंड पे इधर T1 और T2 नाम का कोई स्ट्रिंग्स, T1 और T2 टेंशन इसमें लग रहा है, दो स्ट्रिंग्स यहाँ पे कनेक्ट किया है। अब आपको पता करना है कि टेंशन का वैल्यू, टेंशन का रेशियो कितना होगा। चलो देखते हैं, इसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो पहले तो यार नेट फोर्स को देखते हैं, T1 प्लस T2 डेट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3mg हो जाएगा। और सेंटर के अबाउट अगर आप टॉर्क देखोगे तो ये मीटर स्केल है, तो ये वाला लेंथ आपका हाफ मीटर हो जाएगा, हाफ नहीं 0 सेंटीमीटर के फॉर्म में ना, सेंटीमीटर के फॉर्म में रखते तो रेशियो कट ही हो जाएगा। तो इसका मैं काम करता हूँ, ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक ये भी 50 सेंटीमीटर होगा, और ये 75 सेंटीमीटर मार्क पे है, तो ये 50 से यहाँ तक आ जाएगा 75 यानी कि 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस पॉइंट के अबाउट, सेंटर के अबाउट अगर आप टॉर्क लगाओगे तो T1 जो है वो क्लॉकवाइज टॉर्क की तरह बिहेव करेगा, तो T1 इंटू 50 लिखेंगे, और mg भी इस पॉइंट के अबाउट इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेंगे, यानी कि क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करें, तो हम लिखेंगे 2mg इंटू 25 दैट इज इक्वल टू T2 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करे, तो T2 इंटू 50। तो मैंने नेट टॉर्क यानी कि नेट क्लॉकवाइज और नेट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को यहाँ पे इक्वल किया है। अब सेंटीमीटर में तो कोई इशू नहीं, रेशियो के फॉर्म में तो वो कट ही जाएगा, तो 25 से काट सकते हैं, 25 से इधर 2 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो 2T1 माइनस 2T2 इज इक्वल टू माइनस 2T2 होगा ना, माइनस mg माइनस 2mg, 2 कैंसिल, तो T1 माइनस T2 इक्वल टू माइनस mg आ रहा है। माइनस mg तो नहीं होना चाहिए था, फिर से गड़बड़ है क्या। T1 इंटू 50 प्लस ये क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये भी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो ये दोनों तो प्लस होना चाहिए, और T2 ऊपर घुमा रहा है तो ये उधर की तरफ जाएगा 50, ठीक है, माइनस mg। चलो देख लेते हैं सॉल्व करके। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें दोनों का रेशियो मिल जाएगा। तो T1 और T2 का अगर आप देखोगे तो दोनों को ऐड कर देते तो T2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2T1 आपको मिलेगा, दैट इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये मिलेगा आपको 2mg, क्योंकि 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो T1 का वैल्यू आपको मिल जाएगा mg। T1 अगर mg है
तो T2 कितना होना चाहिए, T1 अगर mg है हमारे पास, ये माइनस mg है, ठीक है, तो T2 आपको मिल जाएगा, mg इधर आ जाएगा तो 2mg हो जाएगा, यानी कि T1 T2 का रेशियो कितना हो जाएगा 1:2, 1:2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, ऑप्शन आंसर तो सही है लेकिन करने में कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, वैसे एक बार देख लेते हैं। mg इधर आएगा, 2 कैंसिल, T1 - T2 - mg, T1 + T2 3mg, ठीक है। तो T1 का वैल्यू अगर mg है, T1 का वैल्यू अगर mg यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो T2 इधर जाएगा, माइनस होगा, ये इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो mg + mg 2mg हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 39 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। लास्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको दिया हुआ है कि यूनिफॉर्म रॉड इज 4 मीटर लॉन्ग एंड वेट इज 10 kg इफ इट इज सपोर्टेड ऑन ए नाइफ एज एट 1 मीटर। अच्छा, तो इसमें समझ गया क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये इधर एक रॉड है आपके पास, यूनिफॉर्म रॉड इज 4 मीटर लॉन्ग एंड वेट 10 kg, इट इज सपोर्टेड ऑन ए नाइफ एज एट 1 मीटर फ्रॉम द एंड। 1 मीटर यानी कि ये 4 मीटर लॉन्ग है, तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास इधर कहीं पे होगा, तो यहाँ से यहाँ तक अगर लेंथ 1 मीटर होता है, ये 4 मीटर का है, तो यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, एक और मीटर यानी कि 2 मीटर, बीच में यहाँ पे इसका 10g लग रहा होगा, ठीक है। अब हमें पूछा क्या है, इफ इट इज सपोर्टेड ऑन ए नाइफ एज एट 1 मीटर फ्रॉम वन एंड, यहाँ से अगर 1 मीटर पे अगर नाइफ एज पे इसमें रखा हुआ है, व्हाट वेट प्लेस्ड एट द एंड टू कीप द रॉड हॉरिजॉन्टल, यानी कि यहाँ पे हमें कुछ वेट लगाना होगा, कितना होना चाहिए उसका वैल्यू। तो क्लियरली दिख रहा है, अगर ये 1 है, ये 1 है, इधर W का वैल्यू भी यहाँ पे 10 kg होना पड़ेगा, क्योंकि नेट टॉर्क का वैल्यू इट मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। तो आप बोलोगे कि देखो W × 1 मीटर जो है दैट हैज टू बी इक्वल टू 10g × 1 मीटर, तो 1 मीटर कुछ मतलब ही नहीं है, तो W = 10g होगा, यानी कि 100 न्यूटन होना चाहिए, और जो मास के फॉर्म में आएगा वो 10 kg हो जाएगा, यानी कि 40 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे बोला है कि यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास एम रेडियस आर पॉइंट मास एम आर अरेंज एज शोन इन द फिगर। ये पुली है, डिस्क है, डिस्क का मास है m, और यहाँ पे एक पॉइंट मास है जिसका भी मास आपको m ही दिया हुआ है। द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट मास इज, कितना है वो हमें पता करना है। एज्यूम देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द पुली एंड थ्रेड एंड द डिस्क कैन रोटेट स्मूथली अबाउट द फिक्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। तो देखो इधर mg लगेगा, इधर टेंशन लगेगा, अगर नीचे की तरफ आएगा एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगेगा, कितना होगा एक्सेलरेशन, तो हम बोलेंगे mg - t इज इक्वल टू ma, तो t इज इक्वल टू आप बोलोगे mg - ma, ठीक है। ये टेंशन लगने वाला है। अब जब यहाँ पे रोटेशन होगा तो आप बोलोगे यहाँ पे टॉर्क डेवलप होगा, टॉर्क का वैल्यू कितना होता है r×f, रेडियस कितना है r है, फोर्स कौन सा है, टेंशन लग रहा है, यस। साथ में ये जब घूमेगा डिस्क है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में भी तो एक वैल्यू आता है जो कि होता है I α के फॉर्म में, ठीक है। अब हमें पता करना है कि ये जो एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, g के फॉर्म में हमें इसको कैलकुलेट करना है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो अल्फा है उसको भी तो आप एक्सेलरेशन के फॉर्म में लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो ये जो अल्फा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ, तो आप इसको लिख सकते हो a/r, करेक्ट। अब दोनों टॉर्क को इक्वेट कर दो, इसको और इसको, तो आपको यहाँ से कुछ देखने को मिलेगा। r जो है स्मॉल r आएगा, ध्यान रखना, दिस इज गोइंग टू बी स्मॉल r। तो आप दोनों को इक्वेट कर दो, आप लिखो r × t, टेंशन का वैल्यू कितना है, ये mg, m को कॉमन ले लेते हैं, m × g - a, दैट इज इक्वल टू, इधर आपको देखने को मिलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि डिस्क के लिए होता है mr² 2 इंटू अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू आपको a/r लिखना है, बस यहाँ से काम हो जाना चाहिए। तो यहाँ से एक आर कैंसिल, ये r कैंसिल हो जाएगा, m कैंसिल, तो आपको मिलेगा 2g - 2a = a, तो आपको मिलेगा 3a = 2g, और a = आ जाएगा 2g/3, a इक्वल आ जाएगा 2g/3, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में आपको दिया है 200 जूल काम किया गया है ऑन फ्लाई व्हील, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन इंक्रीज फ्रॉम दिस मच टू दिस मच, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना होना चाहिए वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो देखो वर्क डन है 200 जूल, ω1 आपको दिया हुआ है 4 हर्ट्ज यानी कि 2 पाई × 4 यानी कि 8 पाई हो जाएगा, और ω2 आपको दिया हुआ है 9 हर्ट्ज यानी कि 2 पाई × 9 दैट इज इक्वल टू 18 पाई। इतना वर्क डन है, इतना चेंज हो रहा है, तो क्या करो, वर्क डन वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। वर्क एनर्जी थ्योरम के फॉर्म में होना चाहिए जो डेल्टा के होता है रोटेशन के फॉर्म में, दैट विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो आप लिख दो हाफ ऑफ I फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक यानी कि ω2², डायरेक्टली लिख देते हैं 18² होता है 324 पाई स्क्वायर
माइनस 8 स्क्वायर यानी कि 64 का पाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू यानी कि 200 आना चाहिए। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें दिया हुआ क्या, नहीं वही निकालना है हमें। अच्छा, तो आई का वैल्यू आपको देखने को मिलेगा, इधर आ जाएगा 400, इधर आ जाएगा 324, पाई स्क्वायर को 10 मान लेते हैं, इधर 10 लिख देते, नीचे आ जाएगा इनटू, इससे इसको माइनस करेंगे तो 4 से 4 जाएगा 0 आएगा, और 32 से अगर 6 जाएगा तो इधर आना चाहिए 260, अप्रॉक्स वैल्यू के आसपास आना चाहिए कुछ, देखते ये 0 0 कैंसिल। 4/26 यानी कि 4/26 का मतलब होगा 2/13, 2/13 का वैल्यू कितना आना चाहिए, 0.2 0.3 तो होगा नहीं, तो 0.15 भी मुझे दिख रहा है राइट आंसर, क्योंकि अगर इसको आप डिवाइड भी करते हो तो 0 पॉइंट आएगा, इधर 20 का 13 1 से 13, तो 0.1 कहाँ दिख रहा है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए शुड बी आवर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर 43 में आपको क्या बोला है, देखते हैं। 43 में आपको बोला गया है यूनिफॉर्म रॉड ए बी ऑफ लेंथ एल एंड मास एम इज फ्री टू रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन अबाउट पॉइंट ए, द रॉड इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ऐसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में अगर हम इसको छोड़ देते, द रॉड इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट हॉरिजॉन्टल पोजीशन, द गिवन दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड इज ml²/3। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है रॉड का ml²/3, ठीक है। द इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड, जब इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो रॉड का एंगुलर एक्सेलरेशन कितना डेवलप होगा, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो टॉर्क डेवलप होगा, यहाँ पे इसका मास दिया है mg नीचे की तरफ लगेगा, और ये कितना डिस्टेंस पे लग रहा है L/2, तो आप लिख सकते हो कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू r×f, दोनों टॉर्क को आप ऐसे इक्वेट कर सकते हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, हमें दिया हुआ है ml²/3 इनटू अल्फा, ही हमें निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा कितना होगा, r कितना है, r की जगह पे L/2 आना चाहिए और इसकी जगह पे mg आना चाहिए। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा कैंसिल, LL कैंसिल, तो अल्फा का वैल्यू मिलना चाहिए 3g/12 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में आपको बोला है कि अ सर्कुलर डिस्क इज रोटेटिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक सर्कुलर डिस्क को बना लो, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट हो रहा है, ठीक है, ऐसे विद सम एंगुलर वेलोसिटी रोटेट हो रहा होगा। A vertical axis passing through its center without friction with a person standing on the disk at its edge. Edge पे कोई person यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। If the person gently walks to the center, person अगर यहाँ से towards the center अगर walk करता हुआ आ रहा है, तो हमें पूछा है कि angular velocity क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो जब ये person H से towards the axis आ रहा है, तो एक चीज पता है कि mass और axis of rotation के बीच का जो distance है वो घट रहा है। तो जब मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का डिस्टेंस घट रहा होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, वो कम हो जाता है। और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है, वी नो वन थिंग कि एंगुलर मोमेंटम हमेशा ही कंजर्व रहता है। तो अगर आई घटेगा, यानी कि हम लिखते हैं L = I ओमेगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो हम बोल सकते हैं आई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/ओमेगा होगा। तो अगर आप बोलोगे आई घटेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा, जब ये पर्सन इधर आएगा तो ओमेगा के साथ क्या होता है, ओमेगा हमारा इंक्रीज होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 44 का ए शुड बी द राइट आंसर। ये हो गया 44 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बोला गया है कि अ व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.10 kg/m² इज रोटेटिंग अबाउट अ शाफ्ट एट एन एंगुलर स्पीड ऑफ दिस मच, सेकंड व्हील इज सेट इनटू रोटेशन दिस मच। ओके, तो आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन, में डायरेक्टली इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो देखो, अ व्हील दिया है, व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दिया हुआ है I1 = 0.10 kg/m² is rotating about a shaft at an angular speed of 160 revolution per minute, यानी कि आपको ω1 दिया हुआ है पहले वाले का 160 यानी कि 2π इंटू 160/60, 2πf लिखते हैं ना, रेवोल्यूशन पर मिनट है, तो इसको 60/60 लिख दिया। सेकंड व्हील का रोटेशन दिया, लेकिन सेकंड व्हील का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता है। चलो इसका ω2 कितना होगा, वो हो जाएगा 300 × 2π/60 लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है। लास्ट में बोला गया है कि दोनों को कपल किया, दोनों को एक साथ मूव कराया गया, तो जब दोनों का एक साथ मूव कराओगे तो दोनों का एक कंबाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, लेकिन दोनों का कंबाइंड मोशन हमें दिया है जिसका वैल्यू है ओमेगा। कितना है ओमेगा का वैल्यू, दोनों का कंबाइंड ओमेगा आपको दिया है 200 रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि 2π 200 × 2π/60, ठीक है।
तो यहाँ से हमें मिल जाएगा I1 का वैल्यू हमें निकालना क्या है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेकंड व्हील। तो देखो इनिशियली जब दोनों को कंबाइन नहीं किया था तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, पहले वाले का होना चाहिए I ω1, तो आप लिख दो I ω1। दूसरे वाले का नहीं पता तो उसको I मान लो इंटू ω2। फाइनली क्या होगा, फाइनली दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग दोनों को ऐड कंबाइन किया तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे ऐड हो जाएगा I1 प्लस I इंटू दोनों का कंबाइंड मोशन ओमेगा। बस यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सॉल्व कर दो, यू विल गेट द आंसर। तो I1 आपको दिया है 0.10 इंटू इसको काटोगे तो आपको मिलेगा 16π/3 प्लस I। मेरे हिसाब से 2π में कन्वर्ट नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा, रेशियो के फॉर्म में ही है ना, तो काम करते हैं उसको डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि 2π/60 सब में कैंसिल ही हो जाएगा, तो मैं क्यों लिख रहा हूँ उसको। I1 आएगा 0.10, ω1 आपके पास है 160, I नहीं पता वही हमें निकालना है, ω2 कितना है 300, I1 प्लस I1 है हमारे पास 0.10 प्लस I इंटू ओमेगा का वैल्यू कितना है 200। तो यहाँ से 1 0 1 0 1 0 कैंसिल और कट सकते ना, 2 से काटेंगे तो आएगा 8, ये आएगा 15, ये आएगा 10, तो ये आ जाएगा 0.8 बन जाएगा ये 15I इक्वल टू ये आएगा 1 प्लस 10I। ठीक है, तो इधर आएगा तो आप लिख सकते हो 5I और इधर आएगा 0.2I। 5I इक्वल टू 0.2 आएगा ना, 1 माइनस 0.8 0.2, तो 0.2/5 ऑप्शन नंबर कुछ फिट हो रहेगा इसका 0.2/5, तो इसको काटोगे तो 0.04 ऐसा कुछ आना चाहिए, हाँ 0.2 आना चाहिए इसका आंसर, सॉरी 0.04 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। अगर मैं इसको ऐसे भी लिखता हूँ 2/50 0.04 आएगा करेक्ट, सही, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये हो गया फिजिक्स का जितना भी क्वेश्चन था उसका पूरा सॉल्यूशन। आई होप यू गॉट द आइडिया। तो इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।